कई डिसीजंस पाइपलाइन में हैं जो कि आगे चलकर हम सब के लिए काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सारे कुछ इम्पोर्टेंट रीसेंट अमेंडमेंट्स की और इम्पोर्टेंट केस लॉज के डिस्कशन की। सबसे पहले जो एक बून या समझ लीजिए एक रिलीफ के तौर पर आई है, वो है एमनेस्टी स्कीम आई है, जो लेट फाइलर्स को बेनिफिट देगी। ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीएसटी और 3B रिटर्न फाइल नहीं किया या मिस कर दिया, जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक, तो वो अपना रिटर्न अब फाइल कर सकते हैं बिल्कुल कंसेशनल लेट फी के साथ। इसकी कैपिंग कर दी गई है। ये जो फाइलिंग है, ये पीरियड आप ध्यान रखेंगे जुलाई 17 से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल 21 तक। अप्रैल 21 तक के पीरियड को इसने कवर कर लिया है। और ये फाइलिंग आपको 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त यानी 31 अगस्त इसकी डेडलाइन है। 31 अगस्त तक आपको इसको फाइल कर लेना है। और ये इसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि अगर आपकी जीएसटी 3B में कोई भी लाइबिलिटी थी किसी भी प्रकार की, तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस चार्ज की जाएगी, 500 CGST, 500 SGST। और अगर आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी, तो आपको 500 रुपीज चार्ज किया जाएगा, 250 रुपए CGST और 250 रुपए SGST। अब नो टैक्स लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी केवल आउटवर्ड लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपकी इनवर्ड लाइबिलिटी की भी बात हो रही है। वो लाइबिलिटी जो आपको रिवर्स चार्ज के माध्यम से चुकानी होती है। तो अगर आपकी रिवर्स चार्ज की भी कोई लाइबिलिटी थी, तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी और आपको 1,000 रुपए वाली लेट फीस ही एप्लीकेबल होगी, ना कि आपको 500 रुपीज वाली। अगर हम जीएसटीआर R1 की बात करें, तो जीएसटीआर R1 की लेट फीस तो दिसंबर 2020 तक वैसे ही रिलैक्स थी। और उसके बाद से एक नोटिफिकेशन आया था कि ये लगना स्टार्ट होगी। पर अभी देखा जाए तो ऐसा समझ में आता है कि जीएसटी का जो सिस्टम है, पोर्टल है, वो अपने आप इस लेट फी को चार्ज नहीं कर रहा, अपने आप लगा नहीं रहा। तो ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि विन विन वाली सिचुएशन है उन टैक्स फाइलर्स के लिए जिन्होंने अपना 3B और R1 अभी तक फाइल नहीं किया है। तो वो R1 भी फाइल कर सकते हैं अपना, और जीएसटी और 3B भी फाइल करके इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा पूर्ण तरीके से उठा सकते हैं। पर अगर पर अगर अभी हम देखें, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने देखने को मिलता है, वो ये है कि जिन लोगों ने स्वाभाविक है कि 6 महीने से ज़्यादा अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए होंगे। और रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कर दिए गए होंगे, तो पोर्टल्स उन्हें एक टाइम लिमिट, एक कैंसिलेशन डेट के बाद से उनको रिटर्न फाइलिंग की परमिशन नहीं दे रहा। और रिवोकेशन कराने के लिए जो समय सीमा होती है, वो भी जा चुकी है। तो आपके पास विकल्प जो बचता है, वो अपील फाइल करने का ही बचता है। इसमें भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अपील फाइलिंग की डेट भी जो 3 महीने थी, वो भी निकल चुके हैं उस समय। अब इस पूरी प्रक्रिया में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में आ रहा है कि अगर कोई पर्सन जिसने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं और वो उसका रिवोकेशन का पीरियड भी जा चुका है और अपील फाइल करने का भी पीरियड जा चुका है, तो वो क्या करे और कैसे उस इस स्कीम का बेनिफिट ले। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप असेसिंग ऑफिसर की बात करें, तो असेसिंग ऑफिसर के पास वाकई ही ऐसा कोई टैब उसके जीएसटी पोर्टल में आता ही नहीं है। वो अगर चाहे भी अगर कि वो आपकी हेल्प कर पाए, पर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता जैसे ही आपका वो रिवोकेशन का पीरियड एक्सपायर हो जाता है। तो आपके पास अपील ही जाने का ही एक रास्ता बचता है। अगर अपील जाने का समय आपका जा चुका है, कंडोनेशन पीरियड भी एक्सपायर हो चुका है सेक्शन 107 के हिसाब से, तो आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस लिमिटेशन पीरियड से रिलेटेड है, जो आज अपन डिस्कस भी करेंगे, रिट पिटीशन नंबर 3/20 जो 2021 में आई है अभी उस मार्च में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो अलाउ करती है कि आपको आपका जो भी ये पीरियड डिले हुआ है लास्ट मार्च से लेकर इस मार्च तक, वो कंडोन किया जाएगा और आपको न्याय दिया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द अपना ये जुरिडिक्शन ऑफिसर, जुरिडिक्शनल अपीलेट अथॉरिटी में जाकर इसका रिवोकेशन का आप
एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपील फाइल कर कर और अपना नंबर एक्टिव कराकर ये इस एमएनएसटी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। हालाँकि मुझे ये पता चला है कि फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात जा चुकी है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है जिन लोगों के रिटर्न कैंसल्ड हो चुके हैं, नॉन फाइलिंग की वजह से। तो ऐसा सुनने में आया है कि इस पर भी विचार चल रहा है कि उन सारे लोगों को इन परेशानी में ना डालते हुए कुछ रिलीफ दिया जाए, यानी कि उनके नंबर्स को किसी तरीके से अगर एक्टिव किया जा सके तो वो भी प्रयास जारी है, पर ये कितना प्रैक्टिकलिटी में आएगा और कब आएगा ये देखना एक अपने आप में चैलेंज है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा उन तक पहुँच चुका है, ये मुझे पता चला है और हो सकता है कि इस पे कुछ एक्शन होकर कुछ रिलीफ इस पर इस अपील फाइलिंग से रिलेटेड भी आ जाए। नेक्स्ट जो चीज़ हुई है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस। हम अभी तक ये देखते आ रहे थे कि जो लेट फीस है उसकी जो हाईएस्ट कैपिंग थी वो 10,000 रुपीज़ पर हेड में थी, जो कुछ केसेस में तो बहुत ही भारी पड़ती थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो छोटे-छोटे फाइलर्स हैं और कई बार जिनकी कुछ लायबिलिटी भी नहीं रहती। अभी हमने जब एमनेस्टी स्कीम देखी तो उसमें हमने देखा कि अप्रैल 21 तक का तो उन्होंने पूरा जो एडिशनल कर्ज था समझ लीजिए लेट फीस थे वो माफ कर दी। पर आगे के लिए क्या होगा उन्होंने उसका भी एक हल निकाला है और कहा है कि अगर आगे आपसे कोई गलती होती है, आप लेट या आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको किस तरीके से चार्जेस लगाए जाएँगे, किस तरीके से आपको लेट फीस लगेगी। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले आपको बोला कि आप 2 हिस्सों में बाँट दिए जाएँगे। वो लोग जिनकी कोई लायबिलिटी आती थी और वो लोग जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं आती थी। अ, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं आती थी। अगर आपकी जीएसटीआर 3B और R1 में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, यानी आपकी नील आउटवर्ड लायबिलिटी है, नील रिवर्स चार्ज लायबिलिटी है, तो आप इस कैटेगरी में कवर होंगे और आपका टर्नओवर पिछले सालों में कुछ भी रहा हो, 5 करोड़ से ऊपर रहा हो, 5 करोड़ से नीचे रहा हो, 1.5 करोड़ रहा हो या कुछ भी रहा हो, अगर आपकी लायबिलिटी नील की आती है और आपका जीएसटीआर 3B और R1 नील का फाइल होता है, तो आपको जो हाईएस्ट लेट फीस लगाई जाएगी वो है ₹500। ₹500 यानी कि ₹250 सीजीएसटी और ₹250 एसजीएसटी। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट लगाई जाएगी वो है ₹500, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 1 या 2 दिन विलंब किया तो भी आपको पूरे ₹500 चुकाने होंगे, ऐसा नहीं है, ये हाईएस्ट कैपिंग है। जो अभी हमारे लेट फीस का स्लैब चल रहा है, यानी कि जिसमें निल लायबिलिटी होती है उसमें आई थिंक हन 20 रुपीज़ लेट फीस है और आपकी जिसमें लायबिलिटीज़ होती है वहाँ 25 यानी 25 इंटू 2 ₹50 की जो है वो लेट फीस है। तो वो जो पर डे वाला सिस्टम है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपसे 1 दिन भी लेट हुआ तो आपसे ₹500 वसूल लिए जाएँगे। वो पर डे वाला सिस्टम रहेगा, हायर साइड की जो है ना वो कैपिंग कर दी गई है। ये यहाँ पर तय कर दिया गया है। उसके बाद अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है। जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है उनको 3 हिस्सों में बाँट दिया गया है कि अगर उनका पिछले साल का टर्नओवर क्या था वो देखा जाएगा। अगर उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक था, यानी कि वो स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में आते थे, तो उनकी जो हाईएस्ट कैपिंग कर दी गई है लेट फीस की वो है ₹2000। अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा था, पर 5 करोड़ तक ही सीमित था, तो उन पे जो लेट फीस की जो कैपिंग कर दी गई है वो ₹5000 है। इसका मतलब ₹2500 सीजीएसटी और ₹2500 एसजीएसटी तक की उनको लेट फीस लगाई जाएगी। फिर ऐसे ही अगर जिन किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का था, तो उसमें लेट फीस की कैपिंग करके उसे ₹10,000 कर दिया गया है। इसका मतलब अगर आप 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर करते हैं, तो आप अगर आपका रिटर्न लेट फाइल होता है, इर्रेस्पेक्टिव कितने भी दिन लेट हो, आपको जो हाईएस्ट अ, लेट फीस लग सकती है, वो है ₹10,000, ₹5000 सी में, ₹5000 एस में। ये कैपिंग इससे पहले ₹20,000 तक हुआ करती थी, ₹20,000 तक हाईएस्ट आपको ये लायबिलिटी लग लग सकती थी, पर अब ये रिवाइज़ होकर 5 करोड़ से ऊपर वालों को ₹10,000 तक कर दी गई है, 1.5 से 5 तक ₹5,000 कर दी गई है और अप टू 1.5 करोड़ तक ₹2,000 कर दी गई है। ऐसे ही अगर मैं कंपोजिशन डीलर्स की बात करूँ, तो अगर उनका निल लायबिलिटी आएगा,
तो उनको भी 500 रुपये की हाईएस्ट कैपिंग के साथ आपको लेट फी चुकानी होगी। और कंपोजिशन पर्सन जिनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उन्हें 2000 रुपये की कैपिंग कर दी गई है, यानी 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST चुकाना पड़ेगा। फिर देखा गया था कि TDS रिटर्न में भी काफ़ी डिले हो रहा है। TDS आप जानते हैं, GST में भी TDS के रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं जो GSTR 7 में जाते हैं, उसे भी कैप कर दिया गया है। अब वो जो लेट फी पहले 200 रुपीज़ पर डे की लगती थी, उसे रिड्यूस कर 50 रुपये पर डे कर दिया गया है। 25 रुपीज़ CGST, 25 रुपीज़ SGST कर दिया गया है। और मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है 2000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST कर दी गई है। तो इस तरीके से एक पूरी लेट फीस को ही उन्होंने रैशनलाइज कर दिया, कैपिंग कर दी। वैसे भी आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में जीएसटी में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है लोगों ने वो लेट फीस का फाइल किया है। कृपया, लेकिन आप मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे कि उनका क्या होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी पे कर दी है इतनी भारी-भारी अमाउंट की लेट फीस। तो ये तो हम देखते आ ही रहे हैं काफ़ी सालों से कि जो लोग ऑनेस्टली सारे कंप्लायंस कर रहे हैं, वो हमेशा से ही अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि ठगा हुआ महसूस करते ही हैं। हमेशा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक एमनेस्टी बेनिफिट जिन लोग जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन कंप्लायर्स हैं, उनके लिए आ जाती है। पर जिन लोगों ने ऑनेस्टली कंप्लाई किया, उनको ऐसा बेनिफिट के तौर पर कोई ऐसे लाभ नहीं मिलता। तो एक ऑब्वियस सवाल ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ये ज़्यादा भारी भरकम अमाउंट की लेट फीस पहले ही पे कर चुकी, क्या उनको किसी प्रकार का रिफंड मिलेगा? ऐसा कोई भी ज़िक्र नोटिफ़िकेशन में नहीं किया गया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे प्रॉपरली चैलेंज किया जाए आर्टिकल 14 इक्विवेलिटी के हिसाब से, तो इस पे ज़रूर हाई कोर्ट कोई एक्शन ज़रूर लेगी। अ, उसके बाद हम देखें कि HSN रिक्वायरमेंट, तो आप जानते हैं कि जीएसटी में शुरू से ही ये बात प्रॉम्प्टली चल रही थी कि आपको जब भी आप कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे, जब भी आप कोई इनवॉइस रेज़ करेंगे, आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आप अपने डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ HSN सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मॉडल जीएसटी लॉ आया था और हम स्टार्टिंग में इनिशियली डिस्कशंस में थे, तो ये चीज़ तय थी कि एचएसएन की रिक्वायरमेंट हर बंदे को कंप्लाई करनी ही पड़ेगी। पर जब जीएसटी का स्वरूप नया-नया आया था, काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं थी, लोग भी माइंडसेट भी प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इसकी रिक्वायरमेंट को डाइल्यूट कर दिया गया था। कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया था, कुछ लोगों को केवल 4 डिजिट तक की रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया था। पर इससे कई सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, क्योंकि 4 डिजिट की एचएसएन के अंदर भी कई सारे क्लासिफ़िकेशन पॉसिबल हैं, जिसमें मल्टीपल अलग-अलग रेट्स पॉसिबल हैं। ये डिस्टिंग्विश करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार कि ये गुड्स इनपुट की कैटेगरी में आएगा या कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। रिफंड्स जारी करने में भी इसकी दिक्कतें जा रही थी, और डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिपार्टमेंट को इसमें इश्यूज़ जा रहे थे। तो उन्होंने अब ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दी है कि आपको एक कैटेगरी बना दी है उन्होंने कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो आपको निम्न कंप्लायंस करने हैं, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, तो आपको निम्न कंप्लायंस करने हैं, जिसको अपन अपन देखते हैं। तो हम पहली इसको 2 कैटेगरी में बाँट लेंगे। पहली कैटेगरी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था, दूसरी कैटेगरी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था। तो अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, तो 5 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर था, उन्हें कितने डिजिट एचएसएन रिपोर्ट करना है? तो अगर वो बी टू बी सप्लायर हैं, बी टू बी से डील कर रहे हैं, तो उन्हें 6 डिजिट एचएसएन मैंडेटरीली रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। हम कैटेगरी 1 की ही बात कर रहे हैं अभी तक, है ना? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो बी टू बी केस में उनको 6 डिजिट रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर वो गुड्स कंपोजिशन डीलर्स को बेच रहे हैं, तो भी उन्हें 6 डिजिट रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। अगर वो अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, तो भी उन्हें 6 डिजिट रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हैं कि 5 करोड़ वाले जिनका टर्नओवर है, चाहे वो गुड्स में डील करे या सर्विसेज में डील करे, उन्हें 6 डिजिट ये रिपोर्टिंग करना कंपल्सरी है, बी टू बी, बी टू सी और कंपोजिशन डीलर्स के केस में। और नंबर 2, अगर मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो मुझे बी टू बी के केस में 4 डिजिट की मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर रही है। कंपोजिशन डीलर को अगर मैं सप्लाई करता हूँ, तो वो ऑप्शनल है।
और मैं अनरजिस्टर्ड डीलर्स को देता हूँ, तो वो उसमें आप नहीं डालेंगे एचएसएन तो भी चलेगा, ये नोटिफाई किया गया है। इसका मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनको मैंडेटरी क्या है, 4 डिजिट एचएसएन डालना जरूरी है, स्पेशली उनके बी टू बी के केस में। बी टू सी के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कंपोजिशन डीलर के केस में उनको बोला गया है कि आपका ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और नहीं तो नहीं कर सकते। पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसी दौर में एक्सपोर्ट के केस में क्या रिक्वायरमेंट है ये समझते हैं। अगर हम कैटेगरी 1 में हो या कैटेगरी 2 में हो, यानी मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो या 5 करोड़ से कम हो, मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में डील करता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता हूँ, तो मुझे 8 डिजिट एचएसएन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है अपने सारी जगहों पे जहाँ मेरा वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। सेकेंड, अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डील करता हूँ तो मुझे एसएससी कोड, जिसको अपन एचएसएन भी बोल पाएंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में उसे एचएसएन भी किया गया है, तो वो 6 डिजिट रिपोर्ट करना है मुझे कैटेगरी नंबर 1 के लिए भी और कैटेगरी नंबर 2 के लिए। आप देख रहे होंगे कि इस बार जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, स्पेशली मई ऑनवर्ड्स, तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है जो आपको बोलती है कि आपको एचएसएन उसी में सेलेक्ट कर ही डालना कंपलसरी है, और बिना एचएसएन रिक्वायरमेंट के जीएसटीआर रिटर्न्स भी फाइल नहीं हो रहे हैं। ये सब कुछ इस बदलाव और इस चेंजेस की वजह से हो रहा है। आप कई बार बहुत प्रैक्टिकली भी इश्यूज फेस कर रहे होंगे, क्योंकि कई ऐसे 5 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं जो पहले 4 डिजिट एचएसएन रिपोर्ट करते थे, और जिनके बहुत सारे कमोडिटीज है कि उन पे एक एक जाकर खोज पाना मुश्किल है, और वो एक मामूली से ट्रेडर है। स्पेशली ट्रेडर्स के केस में क्या होता है कि दे देखते हैं वो अपना उनके इनवॉइस में क्या आया और वो उनको क्या लगाना है। तो उनके पास जो पुराने इनवॉइस है, कईयों में लगे ही नहीं है और कईयों में 4 डिजिट है, और अब हम जब उनको ये बोल रहे हैं कि आपको 6 डिजिट रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, तो ये काफ़ी बड़ा इशू और सरदर्द का काम हो चुका है। ये सब परेशानी एज़ अ कंसल्टेंट हम लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। बट क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है, हम सबको इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। आप ये सोच सकते हैं कि अगर इसका कंप्लायंस सही तरीके से नहीं किया गया तो काफ़ी इसके रिपरकेशन हो सकते हैं। जीएसटी एक जनरल पेनल्टी के तौर पर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी हमारे ऊपर इम्पोज की जा सकती है। रिफंड्स के केसेस में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि आप जब सारी डिटेल्स दोगे ट्रांजेक्शन की, तो आपको एचएसएन वाइज रिपोर्टिंग कर ही देना है हम लोगों को। स्पेशली क्योंकि ना देखिए क्या होता है, रिपोर्ट जब रिफंड्स प्रोसेस होते हैं ना, तो डिपार्टमेंट का कंसर्न रहता है कि दे डोंट वांट टू गिव यू, क्योंकि रूल्स में भी है कि आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं देना है, रिफंड नहीं देना है, सॉरी, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं देना है आपको। प्लस अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं देना है। तो वो ऑन कैसे उसे ट्रैक करेंगे कि ये कैपिटल गुड्स वाला टाइप का नेचर का है या इनपुट सर्विसेज का है, जब आप एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे। और डिस्क्रिप्शन अब क्या कर दिया इन्होंने, 6 डिजिट कर दिया, तो वो मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस में आएगा। और आपको ड्रॉप डाउन करके ही सेलेक्ट करना है, तो वो ऑन फेस आप डिस्क्लोजर देंगे, कल को वो हमारे अगेंस्ट ही यूज होगा अगर हमने कुछ गलत उसको उसे सेलेक्ट किया। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग एचएसएन रिक्वायरमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो हाल ही में जीएसटी लॉ में हमारे सामने एज अ चैलेंज के रूप में आया है। अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली 30 जून को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि डायनामिक क्यूआर कोड से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि पिछले अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें डायनामिक क्यूआर कोड और ई इनवॉइसेस को एक साथ इम्प्लीमेंट करने का विचार किया गया था। और ई इनवॉइसिंग तो आप देख ही रहे हैं कि इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है और सक्सेसफुली काम कर रहा है। ई इनवॉइसिंग 500 करोड़ के टर्नओवर से लिमिट से स्टार्ट होकर 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वैसे ही डायनामिक क्यूआर कोड का भी प्लान था कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और धीरे धीरे ड्रॉप डाउन ड्रिल डाउन कर उसे कम टर्नओवर पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे आपने ई इनवॉइसिंग देखी, ई इनवॉइसिंग B2B केसेस के लिए कंपलसरी और मैंडेटरी था, वैसे ही डायनामिक क्यूआर कोडिंग सिस्टम ये B2C सप्लाई के लिए मैंडेटरी किया गया था शुरुआत में 500 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर वाले लोगों को।
हम सब आजकल आए दिन अपने आसपास क्यूआर कोड काफी कुछ देखते हैं, जिसमें कई बार स्पेशली जो हम यूज करते हैं वो पेमेंट्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं। आप देखेंगे कई काउंटर्स पे जब हम जाते हैं तो हमको पेमेंट करते हैं और वहाँ स्कैनर कोड लगा रहता है, हम अपने सेल फोन से स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। अब इसमें और डायनामिक क्यूआर कोड में क्या फ़र्क होगा? अगर हम ये एनालाइज़ करें तो ये डायनामिक क्यूआर कोड सिस्टम जनरेटेड रहेगा, आपके इनवॉइस पे प्रिंट रहेगा, यूनिक रहेगा। आपने देखा होगा कि जो आम कांस्टेंट क्यूआर कोड होते हैं, वो स्कैन करने के बाद हमें पूरे ट्रांज़ैक्शन की डिटेल उसमें डालनी पड़ती है। इनफैक्ट कितना अमाउंट है, कितना क्या वेंडर का नाम है, ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स है, वो हमको सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। पर डायनामिक क्यूआर कोड में एक खास बात ये रहेगी कि जैसे ही आप उसे स्कैन वैन करेंगे, तो उस ट्रांज़ैक्शंस की पूरी डिटेल इनफैक्ट पूरे अमाउंट वगैरह के साथ वो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगी। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहेगा। इसे नोटिफ़ाई किया गया था कि ये 1 दिसंबर से 1 अक्टूबर 2020 से ये इम्प्लीमेंट हो, पर तब से ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट को छेड़छाड़ नहीं कर रही है जीएसटी काउंसिल। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसमें जो लेवी होने वाली पेनल्टी है, उस डेट को वो आगे बढ़ाते जा रही है। मतलब कि अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया, तो भी हम इस पे आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जाएगी किसी भी तरीके से। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले ये जो डेट थी ना, ये लागू हुई थी 1 दिसंबर 2020 से। 1 दो दिसंबर 2020 से लागू हुई, फिर इसे टारगेट किया गया कि 1 जनवरी 1 अप्रैल से इसे लागू कर लिया जाएगा। 1 अप्रैल की डेट भी नहीं मीट आउट हो पाई, फिर नोटिफ़िकेशन आया कि चलिए 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, फिर 1 जुलाई भी नहीं हुआ और अब ये नोटिफ़ाई की गई है कि 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2021 से। इसे लागू करने का विचार बनाया गया है, पर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा और ये नोटिफ़ाई मतलब ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं। अभी तो फिलहाल ये सीधा 500 करोड़ के प्लस कंपनीज़ के लिए है, तो जनरली हम इसे कहाँ देख पाएँगे आप सोचिए, तो मॉल में, सिनेमा हॉल्स में, जहाँ मूवी टिकट्स वगैरह खरीदेंगे, बिग बाज़ार से शॉपिंग करेंगे, पेंटालून या कोई भी विंडो शॉपिंग करेंगे जिनका जो ज़्यादातर बी टू सी कस्टमर्स में डील करते हैं और जिनका टर्नओवर बल्क साइज़ में है, तो वहाँ ये डेफ़िनेटली दिखने को मिलेगा हमें। हॉस्पिटल्स में, जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो चेन है पूरी उनकी, फार्मेसीज़ में मिलेगा। तो ये डायनामिक क्यूआर कोड वहाँ बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं 1 अक्टूबर 2021 से। इसके अलावा अभी हाल ही में काफ़ी सारे सर्कुलर्स आए हैं जो मैं आपको बता रहा था, जो बहुत सारे कुछ क्लैरिफ़िकेटरी नेचर के हैं और कुछ कई सारी अच्छी चीज़ों को और हमारे सामने ऐसा रिफ़ाइन कर दे रहे हैं। कई ऐसे सर्कुलर्स हैं जो जिसका पर्सपेक्टिव खाली उस चीज़ों तक नहीं रखा जा सकता, हम उसे और भी किसी आगे चीज़ों पर सोच सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कशन में लेकर आऊँगा। सबसे पहला सर्कुलर था जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज़ एंड स्कूल्स। अब इन्होंने इस सर्कुलर नंबर 149 से ये क्लैरिफाई किया कि आंगनवाड़ीज़ और जो में अगर फूड सप्लाई किया जाता है, तो वो भी एग्ज़ेम्प्ट ट्रीट किया जाएगा। नोटिफ़िकेशन नंबर 12 में एंट्री है, वो एग्ज़ेम्प्ट करती है। अब खास बात ये है कि वो एंट्री अगर आप रीड करें, एंट्री नंबर 66, तो वो बोलती है सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम sponsored by the central government, state government, union territory. This entry applies to preschool and school. Now, what they did is उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भी एक तरीके का प्री स्कूल है जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन देता है, इसलिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में कवर होता है। अब आप इसे ना इसी इंटरप्रिटेशन तक सीमित ना रखें। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि किसी भी तरीके का अगर कोई दूसरा प्री स्कूल है या जो जूनियर लेवल का स्कूल होता है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल वे में शिक्षा दी जा रही है। यानी अगर कोई प्री स्कूल किड्स के लिए कोई कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग जो किसी से अप्रूव्ड भी नहीं है, वो भी एक तरीके से इन इस पार्ट में कवर हो सकती है। उसमें पर्टिकुलरली आपको कोई अ अ, एक पहले जो मन मन में डाउट था, पहले भी लोग इसका एडवांटेज ले रहे थे, पर
अब जो डाउट पहले था कि हाँ यार प्री स्कूल खाली वो फॉर्मल एजुकेशन यानी जिसमें कुछ पढ़ाई लिखाई की जाती हो वो, या और कोई जो स्कूल्स जैसे कि जो स्पेशली फोकस्ड हैं जैसे एजुकेशन पे, किसी एजुकेशन को छोड़कर यानी किसी स्किल डेवलपमेंट में, कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट में, कंप्यूटर स्किल्स में, तो क्या वो इस पे कवर होंगे? तो अब इन्होंने कह दिया कि सिंस इट इज अ नॉन फॉर्मल स्कूल है जो इसमें कवर है आंगनवाड़ी, तो ऐसे इससे ये इंफीरेंस निकाला जा सकता है कि दूसरे स्कूल्स भी जो प्री स्कूल टाइप के हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी इसमें कवर हो सकते हैं। अदर इंडिकेशन ये निकाला जाता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन आया है वो केटरिंग के लिए आया है, पर इस एंट्री में दो और महत्वपूर्ण सर्विसेज है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग। इसका मतलब कि अगर आंगनवाड़ी या ऐसे किसी प्री स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा दी जा रही है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की भी सुविधा दी जा रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है और उसका भी फायदा हम भरपूर इस क्लैरिफिकेशन के जरिए उठा सकते हैं। आगे आगे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक और सर्कुलर था जिसमें ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है सेंट्रल या स्टेट बोर्ड द्वारा, वो एग्जेम्प्ट की जा रही है, एग्जेम्प्ट ट्रीटेड होगी। और ये सर्कुलर 151 आया, इसमें उन्होंने क्या लिखा कि सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग एनबी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट किया गया। और ये उन्होंने किस तर्क के साथ कहा? उन्होंने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो परिभाषा है वो इस सीमित पर्पस के लिए, सीमित पर्पस क्या था? फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम, इस सीमित पर्पस के लिए इन सारे बोर्ड्स को भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की परिभाषा में मानेंगे। ऐसा एक एक्सप्लेनेशन एक नोटिफिकेशन नंबर 12 में दिया हुआ है, जो ये बोलता है कि हम इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस परिभाषा के लिए मान लिया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, तो उसे एग्जाम ट्रीट किया जाएगा। तो सेंट्रल बोर्ड मतलब आपके सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ऐसे कितने भी बोर्ड होंगे, वो कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम कराएंगे, एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा, स्टूडेंट्स को कोई टैक्स नहीं बियर करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि ऐसे बोर्ड्स कोई भी सर्विसेज लेते हैं एज एन इनपुट सर्विस, वो भी एग्जाम्प्ट है। ये भी एंट्री नोटिफिकेशन में पहले से थी, पर उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि ये सारे बोर्ड जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में आते हैं, और इसलिए आपको अगर कोई आप इनपुट सर्विसेज भी ले रहे हो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए, चाहे वो ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, टेस्टिंग क्यों ना हो, रिजल्ट पब्लिकेशन क्यों ना हो, प्रिंटिंग क्यों ना हो, एडमिट कार्ड की सुविधा हो, क्वेश्चन आंसर प्रिंट कराने के लिए हो, ये सारी सुविधाएं एज एन इनपुट जब आप लेते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। पर इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम क्लैरिफिकेशन ये भी दिया कि सिर्फ ये ही सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब अगर ये सारे जो बोर्ड्स है, कल चलकर ये, पता है आपको, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कई एक बड़ी बड़ी अमाउंट की फीस भी लेते हैं, जो एक्रेडिटेशन फीस हम बोलते हैं, एफिलेशन फीस वगैरह बोलते हैं। जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई अपने बोर्ड का एफिलेशन देने के लिए स्कूल्स को चार्ज करता है, आई छत्तीसगढ़ बोर्ड करता होगा, आईसीएससी करता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें अदर देन एग्जामिनेशन से जो रिलेटेड नहीं है, उन पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है, और आपको वो कलेक्ट कर डिस्चार्ज करना है। आपको जो छूट दी गई है वो केवल और केवल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए दी गई है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए दी गई है, और बाकी कोई भी आपकी अगर वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं एज एन बोर्ड, तो आपको वो टैक्सेबल है, वो चार्ज करनी है। राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था जिसमें उन्होंने ये कंसिडर किया कि जो भी बोर्ड्स हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में आते हैं, और उनके द्वारा दी गई और ली गई सारी सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट है। इसमें ना ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे डे टू डे यूज के लिए आ सकता है। मान लीजिए हमारे कोई क्लाइंट है जो प्रिंटर्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो इन बोर्ड्स को कोई एज एन इनपुट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टेक्निकल सुविधा दे रहे हैं, रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए सुविधा दे रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है, ये हमको उन्हें प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, राइट। और फिर मैंने आपसे ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि इसके अलावा ये सारे बोर्ड्स वगैरह जो भी एफिलेशन फीस, एक्रेडिटेशन फीस या किसी और नाम से भी कोई फीस लेते हैं जो इस तरीके की हो, तो वो उस पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया, ये पता नहीं क्यों आया, पर इसकी ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में जिक्र था, पर मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल में इस पर आवाज उठी होगी किसी न किसी राज्य सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे फिर से क्लैरिफाई कर दी जाए। तो इसमें क्लैरिफिकेशन के तौर पर ये आया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी अंडरटेकिंग और पीएसयू के लिए कोई लोन लेती है, वो लोन लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है, तो ऐसी गारंटी पे अगर कोई शुल्क वगैरह वो कलेक्ट करे या कोई भी सर्विस जो सर्विस दे रही है ऐसा गारंटिंग करने की, उस पर वो एग्जेम्प्ट है और उस पर कोई भी टैक्स जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। और ये पहले से ही एंट्री नंबर 34A में मेंशन था नोटिफिकेशन नंबर 12 के, पर ये ज़रूरत मुझे ऐसे लगता है कि इस वजह से आई होगी कि इस पे ज़रूर किसी ने कोई सवाल उठाया होगा, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो ऐसी कोई भी सर्विसेज देती है जो लोन के गारंटी के लिए है, उसके किसी अंडरटेकिंग के लिए या पीएसयू के लिए, तो वो स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 34A में। अभी डिपार्टमेंट जो है, जब डिपार्टमेंट, मुझे इस पॉइंट से याद आया कि डिपार्टमेंटल ऑडिट जो चल रहे हैं डिपार्टमेंट के सेक्शन 65 में, उस पे कॉर्पोरेट गारंटीज वगैरह पे काफ़ी सारे पॉइंट्स बना रही है। तो ये कॉर्पोरेट गारंटी कई बार हम मिस कर देते हैं, इसका गारंटी रिकॉग्नाइज करना ही बुक्स में मिस कर देते हैं, और अगर रिकॉग्नाइज करते भी हैं तो शायद कई बार हम जीएसटी डिस्चार्ज करना भूल जाते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रा आप ध्यान रखें। नॉन पीएसयूज वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें टैक्सेबल हैं, और अगर स्पेशली समझ लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कंसिडरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन बन जाएगा और आउटवर्ड लाइबिलिटी पे टैक्स लगा दिया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा टेक केयर करना ज़रूरी है जब हम अपने ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट से डील कर रहे हैं जहाँ पर क्रॉस गारंटीज है आपस में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। सर एक छोटी सी मेरी क्वेरी थी। सर बताइए सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। मतलब आपस में जो ग्रुप कंपनीज एक दूसरे के लिए बैंक गारंटी देती हैं या कोई भी टाइप की कॉर्पोरेट गारंटी देती हैं, तो उसकी जो मतलब अमाउंट है वो अपनी टैक्सेबल सप्लाई हो गई और उसके ऊपर 18% के हिसाब से अपने को टैक्स देना है। बराबर सर, बराबर। अगर देखिए सर, दो चीज़ें पॉसिबल है। एक, मैंने कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन उनसे लिया है उसके लिए, तो कंसिडरेशन बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर हमारे सामने है, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लग जाएगा। पर मान लीजिए कि उस पर कोई कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किया गया, मैंने गारंटी दे दी है बस, सिंपल, और कुछ नहीं किया है, तो अगर आपका वो जो रिलेटिव पार्टी की जो डेफिनेशन है वो स्टैब्लिश कहीं ना कहीं हो जाती है उस केस में, तो वो तो रिलेटेड पार्टी वाला ट्रांजेक्शन हो गया और वो शेड्यूल 1 की एंट्री में आ जाता है। शेड्यूल 1 तो ये कहता है ना सर कि अगर हमने गुड्स और सर्विसेज अपनी किसी रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन को दे दी, तो उसमें कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की परिभाषा में कवर हो जाएगी। उस केस में वैल्यूएशन कैसा होगा, ये उसमें एक बड़ा आपने चैलेंज पहली है। मीटिंग में बताया था सर कि उसमें आपने पहली मीटिंग में बताया था कि एटलीस्ट 10% का मार्कअप भी पकड़ना पड़ता है। हाँ करेक्ट सर। आप एक्चुअली सर 10% का मार्कअप तो गुड्स के केस में पॉसिबल है ना, पर गारंटी देना अपने आप में उसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा, ये एक अपना चैलेंज है। गारंटी मतलब समझ लीजिए आपकी गारंटी मुझे देना है, उसका कंसिडरेशन अलग होगा, और किसी और की गारंटी देना उसका कंसिडरेशन अलग होगा, क्योंकि ये तो मैटर करेगा कि पर्सन किस रेप्यूट का है, कैसा साउंड है, कैसा बिजनेस है, नेटवर्थ कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है। ये तो एक बड़ा फैक्टर है ना, बहुत अलग अलग चीजों से निकला हुआ है। तो ये वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रह रहा है उसमें, डिपार्टमेंट भी ये मानता है। बहुत सारे केसेस में
ये वैल्यूएशंस पे ही, ये रेवलेशन पे भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है इस पर्टिकुलर केस में भी। एनीवे सर, मैं क्वेरी आंसर हुई आपकी? जी जी। ओके, तो अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जॉब वर्क के तौर पर। वो कुछ इस प्रकार है कि अभी अभी हाल ही में जो क्लैरिफिकेशन आया, जिसमें जो हमारे जो छत्तीसगढ़ का कोर बिजनेस है, जिसको हम बोलते हैं राइस मिल या पैडी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उससे जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो जॉब वर्क के तौर पर है, आप पैडी लेते हैं, उसको राइस प्रोसेस कर कर वापस रिटर्न कर देते हैं, और उस पे जो गुड सप्लाई है एज अ कंपोजिट सप्लाई वो 25% से ज़्यादा की नहीं है, और आपका जो सर्विस रिसीवर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एंटिटी है, तो आपको वो एग्जेम्प्ट कहलाएगा, वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 3A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में। अब जब ये एंट्री हमने हाल ही में देखी तो एक बड़ा बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई हमारे सामने कि अरे ये कैसे हो गया, जबकि हम ये बात तो हम बहुत पहले से शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि इस पे तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए था। मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया तो एक बहुत बड़ा शॉक था राइस मिल इंडस्ट्री के लिए कि कैसे हमारे को टैक्स लगा दिया, हम तो टैक्स में कभी आए नहीं या कुछ आए नहीं, अब कैसे इस पर टैक्स लगा दिया। फिर आपको ध्यान होगा कि डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था स्पेसिफिकली ये लिख कर कि जॉब वर्क करना पे 5% का टैक्स एप्लीकेबल है। ये पहले एक संभावना बन रही थी कि इसको आप किसी एक दूसरी एग्जम्पशन एंट्री में कवर कर लेते, पर डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर लाया स्पेसिफिकली और बोला कि जॉब वर्क पे तो 5% टैक्स है और आपको ये राइस मिलिंग वाले पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और मुझे और भी याद है कि जब हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी आए हुए थे रायपुर पर, तो एक डेलीगेशन ने उनसे मीटिंग की थी, मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था, तो भी उन्होंने लोगों से उन्होंने कहा था कि सर राइस मिलर्स को जो ये आप मार लगा रहे हैं 5% की, उसकी वजह से बहुत एडिशनल कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा है और उस पर आपको विचार करना चाहिए। ये करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। पर अब ये अचानक से ये जो क्लैरिफिकेशन आया जिसमें ये लिख दिया गया कि नहीं, अगर आप अगर सेंट्रल स्टेट या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी किसी कंपनी या एंटिटी, बनाई हुई एंटिटी को अगर आप ये सुविधा दे रहे हैं जिसमें अगर वो प्योर सप्लाई की नेचर की है या सब उसके साथ गुड्स भी है लेकिन उसकी वैल्यू 25% तक ही सीमित है, तो ये आपको एग्जेम्प्ट ट्रीट की जाएगी। अब तो हम तो अभी ये सिनारियो चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में कि सभी लोग इस पे टैक्स पे कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मार्कफेड है, डिपार्टमेंट है, जिन जिन जो ये मिलिंग का काम करवाता है, वो भी जीएसटी के टीडीएस काट रहा है, वो भी इस पर टैक्स लेवी कर रहा है, तो सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। पर इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको ये समझते हैं कि आफ्टर ऑल इस एंट्री में क्या था। अब इस एंट्री में क्या है और इस एंट्री का एनालिसिस निकालते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल सिनारियोस की बात करेंगे कि विकल्प क्या है। अगर ये आप एंट्री देखें ना, तो ये एंट्री नंबर 3A है। एंट्री नंबर 3A क्या बोलती है आप देखेंगे। एंट्री नंबर 3A बोलती है कि इफ इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said composite supplies provided to the central government, state government, union territory, local authority, government entity by way of any activity in relation to any function entrusted to panchayat under article 243G of the constitution or in relation to any function entrusted to municipality under section 243W of the constitution। अगर सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो किसी भी शासन को अगर कोई कार्य जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जिम्मेदारी है करने की, अगर वो कार्य करने के लिए अगर वो कोई सर्विसेज ले रहा है बाहरी किसी व्यक्ति से, तो अगर वो प्योर सर्विस है तो वो तो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट है। अगर उसमें 25% का सप्लाई ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व है तो भी वो एग्जेम्प्ट किया गया है एंट्री नंबर 3A में।
और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए कार्य हैं ये कहाँ मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 243G में, आर्टिकल 243W में। अब आर्टिकल 243, 243G में दो बड़े बड़े शेड्यूल्स है। वो शेड्यूल्स क्या क्या है, मैं आप एक है हमारा 10th शेड्यूल और दूसरा है 11th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल क्या कहता है? एक 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 एंट्री है 11th शेड्यूल में, एंट्री नंबर 28, जो बोलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मानना है कि वो चीज़ जो हम देखते हैं कि आमतौर पर लोगों को जो फाइनेंशियल रूप से चैलेंज्ड है उन तक कम दामों में या एकदम नॉमिनल चार्जेस लेकर उन तक फूड सिक्योरिटी के तहत उनको राशन मिल सके, वो एक जो कार्य है वो हर राज्य सरकार करते आ रही है। तो उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात एंट्री नंबर 28 11 शेड्यूल में कवर है। और इस क्लैरिफिकेशन में कहा गया कि ये क्योंकि ये जो धान की प्रोसेसिंग होती है, इससे राइस बनता है, ये राइस अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है और ये इस एंट्री नंबर 28 का पार्ट है, इसलिए ये एंट्री 3A में कवर होता है और इसलिए इस पे छूट दी जाएगी और इस पे आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खास बात इसमें ये लिखी थी, इस क्लैरिफिकेशन में भी, इस सर्कुलर में भी, कि ऐसा एग्जम्पशन जो है वो हमको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कुछ जगह एग्जम्पशन मिले, कुछ जगह एग्जम्पशन ना मिले, इसलिए ये ब्लाइंडली बोलना जरूरी नहीं रहेगा कि ये पूरी एक्टिविटी एग्जम्प्ट है। अब तो ये इस एंट्री के बारे में था कि सर्विस क्या होनी चाहिए, किस तरीके की सर्विस होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड से लिंक किया। रिसीवर ऑफ सप्लाई, अगर रिसीवर ऑफ सप्लाई की बात करें तो कौन रिसीवर होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जनरली कैसे ये काम होता है, मार्केटिंग फेडरेशंस बनाए गए हैं जो कि एपेक्स लेवल फेडरेशन है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही संचालित है, यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही एक एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है। और कई जगह ये लोकल अथॉरिटीज के थ्रू भी काम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के भी थ्रू काम होता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो वी आर कंफर्टेबल कि हाँ ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी और स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी ही ये काम कर रही है। पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि इस एक्टिविटी को जो लिंक किया गया है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए किया गया है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि क्या ये जो लोग जॉब वर्क कराते हैं, क्या ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इन्वॉल्व रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, या ये सिर्फ पैडी प्रोक्योर कर कर उसका राइस बनाकर ये किसी और को पास ऑन कर देते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाने का काम किसी और का रहता है। अगर ऐसा है तो आई डाउट कि हम इस एंट्री का बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम जिनको सर्विस दे रहे हैं, यानी कि किसी राज्य सरकार की किसी भी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को हम अगर ये सर्विस दे रहे हैं जिसमें अगर हमारा कनेक्शन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैब्लिश्ड हो ही नहीं रहा है, हमारा कनेक्शन सिर्फ राइस प्रोसेसिंग, पैडी प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही है, जहां मैं पैडी प्रोसेस कर दे रहा हूँ, आगे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम उस एंटिटी में हो ही नहीं रहा है, तो आई डाउट कि ये एग्जम्पशन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के को देखना पड़ेगा कि हमारे केस में क्या एप्लीकेबल होंगे और क्या व्यूज आगे चलकर सामने आते हैं, क्या फर्दर क्लैरिफिकेशन इस पे रिलेटेड आते हैं। जहां तक मुझे ऐसा ध्यान है कि इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम हुआ करता है, जो नान जिसको हम बोलते हैं, वो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के काम को हमारे यहाँ देखा करता है, वो आयोग देखता है, जबकि मार्कफेड इसकी पूरी वो काम कराता है, या कई बार CSMCL भी ये काम करता है। पर जहां तक ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो पैडी प्रोसेसिंग का काम है, यानी जो राइस जॉबर का काम है, वो किसी दूसरी एंटिटी के लिए हम करते हैं। अगर आप इस रेशियो को, इस रैशनल को लेकर अगर आप इस रैशनल को लेकर चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि इस आर्टिकल 243G और 243W में जो भी काम होंगे
अगर अगर ये रैशनल अगर अपन आप ले लेंगे तो इतना इनडायरेक्ट भी अगर इसमें चल जाएगा तो नगर निगम को, लोकल अथॉरिटी को, स्टेट गवर्नमेंट को हर काम, हर किसी भी तरीके की सर्विस फिर तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अगर इतना इनडायरेक्टली चलने लग जाएगा, अगर इस क्लैरिफिकेशन के तौर पर जाए। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी कई सारी AAR रूलिंग्स भी आई जिसमें उन्होंने ये हेल्ड किया कि ये जो नेचर ऑफ वर्क है जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, इट हैज टू बी, इसका कहीं ना कहीं नेक्सस होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं नेक्सस जरूर होना चाहिए उन सर्विसेज के साथ जो आर्टिकल में मेंशन्ड है। इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि वो वहाँ एक बहुत एडवर्स रूलिंग्स भी आई हुई है जिसमें कहती है कि जो ये कहती है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस डायरेक्ट एक्टिविटी के साथ, तो आपको इसका बेनिफिट आपको डिराइव नहीं दिया जाएगा। अब कंपोजिट सर्विस है तो ये 25% वाली चीज कैसे निकाली जाएगी? तो ये कहता है कि 25% आपका गुड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल आपके सामने रखा है कि अगर लेट्स से कि हम सप्लाई ऑफ गुड्स देते हैं साथ में सर्विसेज के साथ, जैसे कि जिसमें कई बार गनी बैग्स भी जाता है और भी कोई फोरफिटेड चीज़ें जो हमें देनी पड़ती है वो भी जाती है, तो उस केस में क्या ये उस कैटेगरी में बन पाएगा? तो जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा पूरा जो कंसाइनमेंट था, कंपोजिट सप्लाई थी, वो 14 लाख की हो रही है, और उसमें अगर हम वो देखें, कंपोजिशन देखें, तो जॉब वर्क 10 लाख रुपए का था, ट्रांसपोर्टेशन 2 लाख का था, गनी बैग्स 1.5 लाख रुपए की थी, और अदर गुड्स जो साथ में सप्लाई किए गए वो 50,000 रुपए के थे। तो ऐसा कर वो टोटल 14 लाख रुपए हुए, और इसका परसेंटेज मैंने देखा तो वो इन दो जो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड था वो 14.28 ही आता है इन कंपेरिजन में, तो विच इज लेस देन 25%। अगर ये लेस देन 25% है पर यह 25% तक ही है, 25% भी होता तो भी ये क्वालिफाई हो जाता है एग्जाम्शन के लिए, एग्जाम्शन एंट्री 3A के लिए। अगर ये 25% से ज़्यादा हो जाता तो जॉब वर्क टैक्सेबल हो जाएगा 5% पे। फर्दर अगर ये प्योर सप्लाई नेचर का है, यानी इसमें गुड्स वगैरह की कोई सप्लाई ही नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो प्योरली एग्जाम्प्ट है, एंट्री नंबर 3 एग्जाम्प्ट है। एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि हम इस एंट्री में अगर फॉल कर रहे हैं और हमें अगर रिफंड चाहिए तो क्या होगा? क्या हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं इसका? तो जहाँ तक हमने देखा है कि इसमें किसी भी तरीके का एडिशनल टैक्स आपको डिपार्टमेंट पे नहीं करती जिसके लिए आप ये काम करते हैं। ये जो है आपको अपने कंसिडरेशन के पार्ट से ही निकाल कर टैक्स सरकार को जमा करना पड़ता है। इसका मतलब आपने ये टैक्स बर्डन पास ऑन नहीं किया है अपने सर्विस रिसीवर को। तो ये एक चीज़ें इस्टेब्लिश करनी आसान रहेगी कि ये जो टैक्स है, आप ये जो टैक्स का बर्डन है आपने किसी को पास ऑन नहीं किया, और इसलिए अनजस्ट एनरिचमेंट क्लॉज इन्वोक नहीं होगा। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब कि आप किसी और के कॉस्ट पे आप अपने आप को रिच नहीं कर सकते, अनजस्ट नहीं कर सकते। तो हमने तो किसी और से ये कलेक्ट ही नहीं किया, पास ऑन ही नहीं किया, ये कॉस्ट हमारे, ये बर्डन हमारे ही सर था। तो ये भी कन्विंस करना आसान रहेगा क्योंकि ये तो कंसिडरेशन जो इसका था वो उसी से ही मैंने टैक्स की लायबिलिटी निकाल कर पे की है। पर एक सवाल और भी आ सकता है कि क्या इस पे 2 साल की जो सीमा है सेक्शन 54 की, क्या वो अप्लाई होगी? तो इसके लिए पुराने लॉ में काफ़ी सारे जजमेंट्स है जो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी टैक्स, कोई भी ऐसा चीज़ जो गलती से आपने टैक्स बोलकर पे कर दी, वो टैक्स का रूप नहीं लेती, वो एक एज अ डिपॉजिट सरकार के पास चले गई है, उस पर 2 साल वाली टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। और इस पे आर्टिकल 65 है, वो बोलता है कि देयर कैन नॉट बी अ टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप अगर लॉ परमिट नहीं करता, लॉ बोलता है वो एग्जेम्प्ट है, तो आप जबरदस्ती उसे टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर नहीं रख सकते, चाहे वो गलती से ही क्यों ना पे कर दिया गया हो, आपको उसे रिफंड करना पड़ेगा। और उस पर टाइम लिमिट भी अलाउ नहीं है, टाइम आप किसी भी टाइम लिमिट पे उस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं नेचुरली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ा लिटिगेशन का पार्ट बनेगा और आगे चलकर इसे चैलेंज कर देखना पड़ेगा कि ये
कैसे इसका व्यूज आते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आपके कोई डाउट है तो इसको ले लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इम्पोर्टेंट केस लॉ पर आते हैं। अगर राइस पैडी प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपका तो। हेलो। यस सर मेरा एक क्वेश्चन है कि झारखंड में क्या होता है कि जो कस्टम मिलिंग का प्रोसेस है वो उसका टेंडर होता है और जी कोई भी एक कंपनी को वो टेंडर मिलता है, वो जी कंपनी फिर जो है बाकी सभी राइस मिलों से फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट में वो राइस मिलिंग कराती है। तो जी इस स्थिति में जो सब कॉन्ट्रैक्टर राइस मिलर है, क्या वो उसको बेनिफिट मिल सकता है? सर, अपने पास एक एंट्री है तो सही, पर वो एंट्री जो है ना वो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन वाले वर्ड से रिलेटेड है, जी जो सब कॉन्ट्रैक्ट वाली है। उसमें लिखा है कि अगर कोई भी ऐसी इमूवेबल एक्टिविटी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं और जिसमें मेन कॉन्ट्रैक्टर एग्जेम्प्ट है तो सब कॉन्ट्रैक्टर को भी उसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। पर सर्विस टैक्स में तो ये था, लेकिन जीएसटी में ऐसा अभी तक देखने नहीं मिला। नहीं, जीएसटी में भी एंट्री है सर, पर जीएसटी में ये जो एंट्री पार्क है ना, ये कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन पे है। जी तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जॉब वर्क वाली एक्टिविटी उस पर शायद कवर नहीं होगी। ओके। अच्छा, दूसरा सर, इसका जो अपने को 25% का जो कैलकुलेशन करना है, जी तो इसमें जो अपने बाई प्रोडक्ट्स जो अपने पास रह जाते हैं, ब्रान एंड ब्रोकन राइस, क्या ये भी अपना कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि ये हमारे उसका पार्ट बनेगा, बिकॉज ये कोई आप सप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, ये नहीं, आप। हाँ लेकिन मैंने जैसे सपोज कस्टम मिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो बराबर। 40 रुपए सपोज मेरे को मिलिंग चार्ज मिल रहा है, लेकिन उस समय मैं ये भी देखता हूँ कि 40 रुपए के साथ सपोज 5 रुपए का मेरे को ब्रान और 5 रुपए का कनकी भी मिल रहा है। नहीं तो तो ये आपको अल्टीमेटली तो वो मेरा मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सर, तो ये आपका कंसिडरेशन का पार्ट है ना, अगर है भी तो। कंसिडरेशन का 25% जो है वो अपने को देखना है हाँ, कंसिडरेशन गुड्स का सेक्टर में। 25% आपको देखना है। तो यदि अपन इसको कंसिडरेशन का पार्ट बनाते हैं तो अपना 25% बिलो हो सकता है उस केस में, बिल्कुल हो सकता जो है, गन्य बिल्कुल हो होगा सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो। पर एट द सेम टाइम हमारे मतलब हमारा ही व्यू लिया हुआ हमारे लिए कई बार वो चले जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा कि हमने अपने रिटर्न्स में कभी भी इसको कंसिडरेशन के तौर पर कलेक्ट किया है क्या, मतलब दिखाया है क्या सर? कभी भी नहीं दिखाया, आज तक नहीं नहीं दिखाया दिखाया है। जी। तो डिपार्टमेंट यही आप ही के रिटर्न को सामने रखेगी और बोलेगी दिखाओ सर आपने कब इसको माना, इसका पार्ट आपको अगर 25 से नीचे करना है तो। जी तो उस जगह हम अपने ही उसमें दिक्कत में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। जी ओके सर, थैंक यू। तो ये कुछ आपके जो पैडी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो अभी राइस मिलर्स के लिए जो क्लैरिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड था। तो आगे आगे अपन बढ़ते हैं क्विकली, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो जीएसटी में हाल ही में आए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। और ये कुछ ऐसे जजमेंट्स है जो हमको आगे चलकर सारे काम आने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। हाल ही में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एक जजमेंट तो नहीं बोल सकता, पर एक इंडिकेशंस मिले हैं जो कि ऐसा लगता है कि आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट टर्न ले सकता है, एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे लिए बन सकता है। इसमें जो कि 3B और मेनली 2A के मिसमैच से रिलेटेड था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ही स्टे ऑर्डर दिया है और बाल्को के केस में, जिसमें कुछ इसके फैक्ट कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पिटिशनर ने क्लेम किया था 95,464 लैक्स का, जबकि उसके 2A में दिख रहा था 86,606 लैक्स का। इसका मतलब 8,857 लैक्स रुपीस का डिफरेंस था, यानी आप 88 करोड़ रुपीस का डिफरेंस था, ये आप देख सकते हैं। तो इसको पिटिशनर ने चैलेंज किया और कहा कि इस डिफरेंस के अगेंस्ट में मेरे अगेंस्ट नोटिस जारी कर दिया गया है रिकवरी के लिए। जबकि पिटिशनर ने एक प्रेस रिलीज कोर्ट की जीएसटी काउंसिल की जो कि 4 मई 2018 को थी, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि किसी भी रिसीवर को ऑटोमेटिकली रिवर्सल के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा
इसलिए केवल कि उसके जिसने उससे खरीदा है, यानी सेलर है, उसने उसका पेमेंट नहीं किया, उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इस बात को प्रूफ करने के लिए पिटिशनर ने डिपार्टमेंट को बोला कि अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स एंड वी हैव नॉट कंज्यूम्ड इट, आप हमारे प्रेमाइसेस में आ जाओ, वेरीफाई कर लो और आप चेक कर लो, हम आपको फिजिकल बिल विल दिखाने के लिए भी तैयार हैं। पर जहाँ तक मुझे इस केस के बारे में थोड़ा सा जो नॉलेज है बैकग्राउंड में, वो ये है कि इस केस में डिपार्टमेंट इतना एरोडेटली अड़ गया था कि वो बोलता था कि आप पूरे इनवॉइस लेकर आओ हमारे ऑफिस में, हमको वेरीफाई कराओ, तब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जबकि टैक्स पेयर का ये व्यू था कि आप इतने सारे बल्कि इनवॉइस को किसी भी डिपार्टमेंट में लेकर आना एक साथ पॉसिबल नहीं है, आप हमारे प्रेमाइसेस में आ जाइए, हम आपको बैठकर वेरीफाई करा देते हैं। बट ये वेरिफिकेशन वाला काम डिपार्टमेंट ने नहीं किया, जबकि पिटिशनर ने ये अपॉर्चुनिटी, ये रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट से कि वो आकर उसे वेरीफाई कर ले। और पिटिशनर ने फिर ये कहा कि इस तरीके की रिकवरी जो है ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में की जानी चाहिए, जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट में बीथल एंटरप्राइजेस के केस में भी हेल्ड किया गया था। इस पिटीशन की सुनवाई करने के दौरान ऑनरेबल जज ने ये फैसला लिया है कि ये मैटर बहुत कंसिडरेशन वाला है, और क्योंकि पिटिशनर ने 5% जो डिपॉजिट है वो भी जमा कर दिया है 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन की नोटिस जब शो कॉज नोटिस जारी हुई तभी उसने जमा कर दिया है, तो पिटिशनर के अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए जब तक इसका पूरा फैसला ना हो जाए। और इसकी अगली सुनवाई की डेट उनको 2 अगस्त की दी गई है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होगा। पास ही है ये डेट, समझ में आएगी कि ये किस तरीके से काम करेगी। जस्टिस गौतम का रिटर्न है ये जजमेंट, और देखते हैं कि कैसे ये जजमेंट आता है और किस तरीके से इसका असर दिखता है आने वाले समय में। पर ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनने वाला है नेचुरली। एक चीज और इम्पोर्टेंटली नोट करने वाली है जजमेंट में कि इसमें एक पैरा ये कहता है कि अगर पिटिशनर ने प्री डिपॉजिट कर दिया है किसी भी शो कॉज नोटिस आने के जस्ट बाद, 15 दिन के अंदर उसने कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली ये जो डिमांड है वो स्टे हो जाती है। उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई कोरेसिव स्टेप्स नहीं लेना चाहिए। दिस शोज की पिटिशनर उस डिमांड से अग्री नहीं है और उसको वो चैलेंज करना चाहता है। तो ये भी हम आजकल हम ये देखते हैं कि जैसे ही आपकी कोई डिमांड खड़ी होती है और बाई चांस स्पेशली आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, अकाउंट्स अटैच कर दिए जाते हैं, पूरा पैसा रिकवरी के लिए आपको फोर्स किया जाता है। तो वहाँ ये एक लाइन जो है छत्तीसगढ़ के ही कंटेक्स्ट में हम बहुत यूज कर सकते हैं कि अगर हमने शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में 5% या 7.5% डिपॉजिट कर दिया है अपने केस में पर्टिकुलरली, तो ये जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती है टिल द फाइनल डिस्पोजल के लिए। ये एक पॉइंट, ये जो फेरा है इस पर्टिकुलर जजमेंट का, ये अपन यूज कर सकते हैं अपने किसी रिलेवेंट जजमेंट के लिए भी, अपने किसी रिलेवेंट केस के लिए भी। आगे अपन आते हैं जिस केस का डिस्कशन इस केस में हुआ था वो था बीथल एंटरप्राइज। तो बीथल एंटरप्राइज मद्रास में क्या ये डिसीजन हुए थे, क्या ये फैसला आया था, वो भी एक बार देख लें। तो बीथल एंटरप्राइज में ये हुआ कि सारे ग्रुप ऑफ पिटिशनर्स ने मिलकर एक क्योंकि समझ लीजिए कि प्रताड़ित लोग थे जिनको एक कॉमन बंदे ने ही माल बेचा था, उन लोगों ने 10, 12, 15 लोगों ने मिलकर एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हमने सबने क्रेडिट अवेल किया है, और हमने इस बेसिस पे क्रेडिट अवेल किया था क्योंकि सामने वाले बंदे ने रिटर्न फाइल किया था GSTR 1 में। बाद में डिपार्टमेंट को उनके इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि चार्ल्स और उसकी वाइफ, यानी जो प्रोपराइटर और उसकी वाइफ ने वो टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट को जमा नहीं किया। अब उनका कहना था कि आप पूरी रिकवरी हमसे ही क्यों ले रहे हो, जबकि आपने इन दोनों पार्टी को, इन दोनों पर्सन्स को इसका पार्टी ही नहीं बनाया, इस पूरे रिकवरी पार्ट का कोई वो ही नहीं किया, इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो ये उनका कहना था कि उनसे पहले लाइबिलिटी इंश्योर की जाए क्योंकि हमने तो उनको टैक्स पे किया है।
फिर इस केस में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ इस प्रेस रिलीज के बारे में, जो अपन ने पिछले केस में भी देखी है। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया था, जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा दी गई थी, कि किसी भी सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर को ऑटोमेटिकली आईटीसी रिवर्स करने के लिए प्रेशराइज या फोर्स नहीं किया जाएगा until unless it is an exceptional case, जहां पर क्लियर कट केस है फ्रॉड का, यहाँ जो सामने वाला बंदा का एड्रेस ही नहीं है, वो डी पार्टी है, तभी आपसे वो रिकवरी की जाएगी। अदरवाइज ऐसा डायरेक्टली आपसे किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। ये उन्होंने इस प्रेस रिलीज में जाहिर किया था, और ये प्रेस रिलीज बहुत इसीलिए यूज भी होती है अक्सर। तो ये उनकी ही वर्डिक्ट थे, जीएसटी काउंसिल की ही वर्डिंग थी, कि आपसे डायरेक्टली आपको आपके सर पे खड़े नहीं हो जाएगा कोई बंदा और बोलेगा चलो आप रिवर्स करो आप। ये उसने लिखा था कि एक्सेप्शनल कंडीशन में ही होगा, जहां पूरा क्लियर कट केस ये दिख रहा हो, जिसमें कि ये फ्रॉड हुआ हो, सामने वाला बंदा एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, और उससे रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाए। इसका डिस्कशन इस जजमेंट में भी दिखा। और इसमें डिपार्टमेंट के तरफ से ये आर्ग्यू किया गया कि सेक्शन 16(1) है, सेक्शन 16(2) है, वो ये बोलता है कि रिटर्न फाइल होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ने कहा कि सर, जब तक अगर गवर्नमेंट की किटी में टैक्स ही नहीं गया तो आईटीसी क्यों दिया जाए सामने वाले को। ये गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली, गवर्नमेंट के जो लॉयर थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया इस मैटर को। और इस पे इस पूरे डिस्कशंस में एक बात और सामने आई, जिसमें लिखा था, जिसमें ये प्रूफ हो रहा था कि जो सेलर है उसने परचेजर से टैक्स कलेक्ट किए हैं, और उसके प्रूफ्स भी हैं। और सेलर ने अगर वो पार्ट को रेमिट नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ये पिटिशनर्स ने कहा। जबकि रिस्पोंडेंट ये बोल रहा था बार बार कि ये तो गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हुआ है, ये तो फ्रॉड है, ये तो सब है। जैसे आप देखते हैं आजकल जैसे ही सर्वे या सर्च के केसेस आते हैं तो जनरली सबसे पहला व्यू यही लिया जाता है कि ये तो फ्रॉड है, तो फर्जी है, तो मूवमेंट ही नहीं है, तो खाली बिल ट्रेडिंग है, अननेसेसरी। जबकि मेजोरिटी ऑफ द केस में सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल भी रहते हैं। पर यही व्यू वहां पर चल रहा था, और रिस्पोंडेंट ने बोला तो मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं है, इस पे तो कोई क्रेडिट बनता ही नहीं है, तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब आप ये बोल रहे हो कि मूवमेंट ही नहीं हुआ, और पिटिशनर बोल रहा है कि मूवमेंट हुआ है, पिटिशनर बोल रहा है पैसे भी दिए हैं, तो आपने चार्ल्स और उसकी वाइफ को तो पार्टीज नहीं बनाया, आपने एग्जामिन ही नहीं किया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट नहीं हुआ, तो इनको कन्फ्रंट कराइए, आपस में इसको विटनेस कराइए, क्रॉस एग्जामिन कराइए, और उससे फैसला करिए। आपने जब जो काम आपको करना चाहिए था वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने ये देखा कि दिस इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर्स में एक फंडामेंटल फ्लॉ है, जो कि जो मेन सप्लायर है और उसकी वाइफ है, उसको उन्होंने पार्टीज नहीं बनाया, उनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरीज नहीं की है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको एक फ्रेश इंक्वायरी करनी है, विटनेस को एग्जामिन करना है, और पैरेलली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है चार्ल्स और उसकी वाइफ के अगेंस्ट, यानी कि सप्लायर को और उसकी वाइफ के अगेंस्ट में पहले। तब आप, अगर आपकी रिकवरी नहीं हो पाती है तो आप पिटिशनर्स के पास जाएंगे, रादर देन डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द रिसीवर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जिसका जिक्र बाल्को वाले केस में भी हुआ था। और ये हमारे लिए भी इस समय भी जो ये सिनारियोस चल रहे हैं, जो अननेसेसरी के जो सर्वेज और में अगर केस आपका बन रहा है, उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका जेन्युइन परचेज है, आपके पास इनवॉइसेस है, सारी चीजें अवेलेबल है, और सप्लायर ने आपका वो पैसा नहीं चुकाया, तो आप इस केस की डेफिनेटली मदद ले सकते हैं। इसके पास्ट में भी, पुराने रिजीम में भी ऐसे जजमेंट अवेलेबल है। ये तो जीएसटी में भी ये जजमेंट्स हमारे सामने अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। फिर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, ये एक रिट पिटिशन जो सुओ मोटो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका ऑर्डर आया 8 मार्च 2021 को। ये रिट पिटिशन, सुओ मोटो रिट पिटिशन, इसका मतलब ये जजेस ने अपने खुद के एक्शन से ये ली हुई ये रिट पिटिशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया इसका, और उनको लगा कि ऐसी जरूरत है
तो उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि लिटिगेंट्स अक्रॉस द कंट्री को काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से, और इन्होंने उस केस के इसलिए क्योंकि वो अपील फाइल नहीं कर पाए, सूट्स फाइल नहीं कर पाए, एप्लीकेशंस या पिटिशंस या कई जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी वो फाइल नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस रिट पिटिशन को सुओ मोटो चार्ज लिया उसका, और उन्होंने कहा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करने के लिए किसी भी सूट, किसी भी अपील, किसी भी एप्लीकेशन और किसी भी प्रोसीडिंग के लिए 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 को एक्सक्लूड किया जाए, यानी इस पीरियड को पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में काउंट नहीं किया जाए, ऐसा उन्होंने ऑर्डर लिखा। फिर लिखा कि अगर और लिमिटेशन पीरियड को उन्होंने 14 मार्च 2021 को खत्म कर दिया, और उन्होंने लिखा कि अगर 14 मार्च 2021 को के बाद अगर लॉ में लिमिटेशन पीरियड अलाउ है, तो लिमिटेशन बची हुई है उनके पास, तो वो पीरियड उनको अलाउ होनी चाहिए, या 90 डेज की मिनिमम पीरियड अलाउ होनी चाहिए 15 मार्च के बाद जो उनको मिलता है, विच एवर इज जो हाइयर होगा वो उनको अलाउ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 14 मार्च को जब ये ऑर्डर आया तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गई, और मान लीजिए फिर मेरे पास अपील फाइल करने के लिए केवल 2 दिन ही बचते अगर ये पीरियड को एक्सक्लूड करते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि आपको खाली 2 ही दिन का समय दिया जाएगा, आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा। आइदर जो आपके लॉ में लिखा है वो पीरियड, जो बचा हुआ है वो पीरियड, या 90 डेज का टाइम, विच एवर इज जो हाइयर पीरियड है वो आपको अलाउ किया जाएगा किसी चीज के लिए भी, सूट्स, एप्लीकेशन, पिटिशंस एंड अदर प्रोसीडिंग्स के लिए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र बहुत क्लियरली किया कि ये पीरियड जो है 15 मार्च 20 से लेकर 14 मार्च 21 का पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा हर तरीके के लॉ के लिए, चाहे उस लॉ में स्पेसिफिकली वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेंशन्ड हो, चाहे कोर्ट के पास कंडन करने की पावर भी लिमिटेड हो, तो भी आपको ये बेनिफिट इसका दिया जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमारे कई लॉ, जैसे लॉ में क्लियरली लिखा रहता है कि इतनी ही डीले कंडोन की जा सकती है, उससे ज्यादा कंडोन नहीं की जा सकती है, पर इस रिट पिटिशन में ये भी बात को क्लेरिफाई किया गया है कि अगर स्पेसिफिक लॉ परमिट नहीं करता है तो भी ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है, जो पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो डीले है वो कंडोन करके उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही रिलेवेंट चीज है, जो भी कोविड के टाइम पर अगर मिसहैप्स हुए हैं, एप्लीकेशंस फाइल नहीं हुए, रिफंड एप्लीकेशन छूट गए हैं, अपील फाइल नहीं हो पाई, कोई ऑर्डर का जवाब नहीं हो पाया, कोई रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं कर पाए, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 का पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन से, और आप डीले कंडोन की रिक्वेस्ट के साथ आप अपने एप्लीकेशंस को प्रोसीड कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। पर जैसा आप जानते हैं कि इन सारे ऑर्डर्स को आसानी से हमारे कई ऐसे अधिकारी हैं जो मानते नहीं हैं, और उनको भी हमें याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक केस हुआ आंध्र प्रदेश में, जहां पर ऐसे किसी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया था। तो इस ऑर्डर को लेकर इस पर्टिकुलर केस में, वालचंद्र इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में 11 मई को अभी ये आया कि जहां पर ये लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था, उसके बाद भी कोई ऑफिसर इंसिस्ट करने लगा कि आपको मैंने समन का टाइम दिया, आपको समन में आना है, 15 दिन से ज़्यादा मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। तो उसमें कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस ऑफिसर को ये समझाया कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो सारे सिटीजन्स पे बाइंडिंग है, सारे ट्रिब्यूनल्स, सारे कोर्ट्स जो कंट्री में ऑपरेट करते हैं, इंक्लूडिंग क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को भी। और कोर्ट ने वर्डिंग्स में ये भी मेंशन किया कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में कुछ गड़बड़ी है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो सभी उसके पालना करना हम सबको मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग जुडिशियल अथॉरिटीज या जुडिशनल जो क्वासी जुडिशनल फंक्शंस कर रहे हैं उनको भी ये पालन करना जरूरी है। तो अगर आपको कभी ये भी दिक्कत जाए कि कोई अथॉरिटी आपको ये ऑर्डर नहीं मानती है, तो आप ये वाला जजमेंट भी यूज कर सकते हैं जो क्लियरली बोलता है कि इन सब का पालन करना। और हाल ही में अभी एक और जजमेंट भी आया है जिसमें
कमिश्नर अपील ने रिजेक्ट कर दिया था कंडोन करने से डीले। तो फिर वो हाई कोर्ट अप्रोच करके हाई कोर्ट ने बोला ये क्या कर रहे हो आप ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहे हो आप। तो फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में फैसला दिया। इनफैक्ट आप बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, साउथ साइड में तो डिपार्टमेंट ने खुद सर्कुलर निकाला है इसका कम्युनिकेशन देते हुए, और बोला है कि अगर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन भी छूट गया है तो भी आप आकर करवा लो, आप रिवोकेशन भी छूट गया है तो भी आप अपील फाइल करके करा लो। उन्होंने इतना क्लैरिफाई कर दिया है कि सुओ मोटो रिट पिटिशन जो है वो एप्लीकेबल है, और इसके कारण आपका डीले जो है वो कंडन करके आप इसे करवा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये तो बात हुई थी कब, ये 14 मार्च के पीरियड तक को उन्होंने वो अलाउ कर दिया था। फिर उसके बाद आपने देखा अचानक से जैसे ये ऑर्डर हुआ ना, उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद वापस से सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई। फिर ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आई कि बार के लोगों ने फिर से ऐसी एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में जो 23 मार्च को थी, और उन्होंने कहा कि आप फिर से जनरल या किसी भी स्पेसिफिक लॉ के लिए ये जो ऑर्डर आपने निकाला था 8 मार्च की रिट पिटीशन वाला, इसको आप रीस्टोर कर दो और आप इस डेट को और आगे बढ़ाइए। मतलब क्योंकि सेकेंड वेव आ गई है और इसकी वजह से फिर से लिटिगेंट्स को ये परेशानी जा रही है कोर्ट्स में आने में जाने में। इनफैक्ट एडवोकेट्स भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस मैटर्स को और बोला कि ये जो पीरियड जो उन्होंने क्लोजर किया था 14 मार्च 2021 को, इसको वो फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। और कब कब क्लोज करेंगे उसका ऑर्डर अभी तक नहीं आया, लेकिन वो पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर अभी सेकेंड वेव 14 मार्च के बाद भी अगर आपका पीरियड कोई डिले हुआ है कोविड के कारण, तो आप इस रिट पिटिशन का फायदा लेकर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये डिले कंडोन कर दी जाएगी आपकी। और अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज देखें तो इसमें लिखा है कि देखिए कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है वो सबके लिए अप्लाई होगा। ये जो ऑर्डर है, चाहे कोई जनरल लॉ हो या स्पेशल लॉ हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जुडिशियल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग whether condonable or not condonable shall stand extended till further orders। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सब के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। कोई भी अगर आपसे कोई आपके क्लाइंट से अगर कोई चीज़ मिस आउट हुई है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। फर्दर कोर्ट ने लिखा कि आर्टिकल 142 में लिया हुआ 142 और 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिया हुआ फैसला है और ये बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स, सारे ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज को। उसके बाद एक अच्छा जजमेंट जो हमारे लिए और रेलेवेंट है वो है राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज का। राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज जो है वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट में। इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि आप देख रहे थे कि बहुत ही ये प्रोसीजर बढ़ते जा रहे थे जिसमें लोगों की प्रॉपर्टीज अचानक से अटैच कर दी जा रही थी और प्रॉपर्टीज जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे थे, प्रॉपर्टीज अटैच कर दी जा रही थी। ऐसे सवाल उठने लग गए थे कि लोग अपना बिजनेस कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो इस रिट पिटिशन को पहले हाई कोर्ट में फाइल किया गया और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। फिर ये पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस इशू की है इस ऑर्डर को देखते हुए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपके अगेंस्ट में ये अटैचमेंट का कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की कोशिश की जाए या लग चुकी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे कोट कर सकते हैं आपके रिलेवेंट केस में। तो इस केस में क्या हुआ था, एक अटैचमेंट ऑर्डर पास किया गया हिमाचल प्रदेश जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा। उसको आर्टिकल 226 प्रोविजनल अटैचमेंट को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड दैट कि इससे उनकी बिजनेस नहीं चल पा रहा है, चलाने में दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट ने इस रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया ये कहकर कि आर्टिकल 226 में ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास 107 में अपील करने की पावर है। आप 107 में कमिश्नर के पास पहले अपील करने जाओ और फिर हम इसके बारे में देखेंगे। तो जबकि फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया इस पर कि ये जो पावर है जिसमें जो सेक्शन 83 में है वो पावर जो है वो कमिश्नर को दी गई है। और ये पावर जो है कमिश्नर ने
डेलीगेट की हुई है जॉइंट कमिश्नर को, और इवन दो इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई है, फिर भी इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रोविजन इट वाज नॉट अवेलेबल, यस। और अपील जो है वो DRC 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट में रहता है, अटैचमेंट के ऑर्डर्स पे स्पेसिफिकली अपील करना अलाउ नहीं है। तो कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया कि भाई अपील, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 107 में अपील करना तो अलाउ है, लेकिन वो मेन ऑर्डर के अगेंस्ट में, अटैचमेंट के अगेंस्ट तो है नहीं है। और यही चीज ऊपर हाई कोर्ट में जब डिस्कशन हुई तो पता नहीं ये अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाए, और हाई कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि 107 में अपील अवेलेबल है, जबकि 107 में अपील है तो वो ऑर्डर की है, अटैचमेंट की अपील नहीं है। तो अटैचमेंट की अपील अवेलेबल नहीं थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और पूरे तरीके से सुना, और उस पर क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए। उन्होंने लिखा कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट होता है, उसके बैंक अकाउंट्स का अटैचमेंट होता है, वो ड्रैकोनियन नेचर का है, और जो इसमें कंडीशंस और नेचर प्रिस्क्राइब की गई है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। हर केस में आप इसे नहीं लगा सकते, वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड होना चाहिए। उन्होंने फिर लिखा कि नेसेसरी सूटो फॉर द प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट, कब होना चाहिए कि जब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सरकार के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को हित में होना चाहिए, एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड विदाउट ऑर्डरिंग अ प्रोविजनल अटैचमेंट। और इतनी अर्जेंसी होनी चाहिए कि अगर अटैचमेंट ना हो तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता। इसी से ही ये समझ में आता है कि हर केस में जहां आप अटैचमेंट करते जा रहे हैं वहां ये इतना आसान सा काम नहीं होना चाहिए। ये अटैचमेंट का कानून उस जगह ही लगना चाहिए जहां पर ऐसी नीड सामने आती है कि इस अटैचमेंट करे बिना ये रेवेन्यू बच ही नहीं सकता, तभी आपको वो अटैचमेंट करना है। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो पावर है वो कमिश्नर को दी गई है, और इसी सोच के साथ दी गई है कि इसका एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट जो है वो प्रॉपर होगा। और उन्होंने लिखा है ये जजमेंट पास करने से पहले रीजन टेंजिबल मटेरियल उनके हाथों में होना चाहिए, जिसके आधार पर कमिश्नर ये ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि ये अटैचमेंट करना पॉसिबल है, कि अटैचमेंट करना जरूरी है। इसलिए ये कमिश्नर के हाथ में एक ऐसा कोई टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने ये प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया है, और वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हित में है। ब्रीच ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 59, commissioner was clearly misconceived in the law in coming to conclusion that it is a discretionary whether or not to grant an opportunity of buying। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटैचमेंट करने से पहले आपने पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी, और आपने उसकी सुनवाई तक नहीं की, और उनको ऐसा लगा कि ये देना जरूरी है भी या नहीं भी, ये लगा। जबकि we know that कि opportunity of being heard is a fundamental right of every citizen in this country, जो उन्होंने उसको ब्रीच किया। और इसको भी ध्यान में रखते हुए, कॉग्निजेंस पे लेते हुए ये ऑर्डर भी इसलिए इस रिट पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए ये डिसीजन दिया। तो ये था राधा कृष्णा इंडस्ट्री जो प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड था। आगे ये एक सिंपल सा केस है जो मैं आपको क्विकली ब्रीफ अप कर दूं। ये है BA सर, मेरी कंटिन्यूम। एक छोटी सी क्वेरी थी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। ये लास्ट पेज में जाएंगे सर एक बार, हाँ राधा कृष्ण वाले में जी, इसमें जो सबसे नीचे वाला पॉइंट दिया हुआ है सर कि ब्रीच ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 159(5), तो क्या कुछ ऐसे ग्राउंड स्पेसिफिक हैं कि मतलब ये जो अपने कमिश्नर साहब हैं ये उसको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? इस चीज को क्या सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई आप ये चीज एक्सरसाइज ना करें, बहुत जरूरी होने पर ही उसको? एग्जैक्टली सर, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया है वो उन्होंने लिखा है कि ये इतना सीवियर होना चाहिए कि अटैचमेंट इतना नेसेसरी होना चाहिए कि इसके किए बिना आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। और 159(5) की जो बात लिखी है ना सर, वो उन्होंने लिखा कि 159 क्लियरली सेज कि जब भी आप कोई अटैचमेंट करने जा रहे हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है पार्टी को, जो उन्होंने दिया ही नहीं, जो आप वो प्रूफ ही नहीं कर पाए। तो आप तो जानते हैं कि जब भी हम ऐसे किसी कोर्ट में जाते हैं, हालांकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि हियरिंग देना या उसको रिकॉर्ड करना, जबकि
जबकि ये सारे कोड्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि जब तक आपने किसी को प्रॉपरली अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया तो आपने उसको जस्टिस आपने उसके साथ जस्टिस किया ही नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए भी पिटिशनर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये जो है वो अटैचमेंट जो है वो क्वैश किया है इस पर। आगे बढ़े सर। सर जी, तो उसके बाद फिर एक केस था जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था जो कि रिफंड से रिलेटेड था। अब इस केस में क्या हुआ, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, पता है आपको, आप हम सब ने देखा होगा कि हम रिफंड फाइल करते हैं, उस पर कोई क्वेरी आ जाती है ईमेल या उस पर रिफंड, हमने क्वेरी का जवाब दे दिया और वो जवाब के बाद फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, फेवर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेंस्ट में हो तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि आप अपना पक्ष रख सके। ये भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट से रिलेटेड है, नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसमें क्या हुआ कि अथॉरिटी ने रिफंड का केस था, उसको मेल से नोटिस भेजा, शो कॉज भेजा, उसने उसका जवाब दे दिया, फिर अथॉरिटी ने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर पास कर दिया, उसको एक भी बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब आप को सेक्शन 9 रूल 92 ने बोला है कि जब भी आप कोई रिफंड ऑर्डर रिजेक्ट करते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही है, देना। तो इस पे रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि सर हमने तो इनको मेल लिखकर क्वेरी की थी, इन्होंने उसका जवाब भी दिया था, ऐसा कर कर। उस पर कोर्ट ने ये व्यू लिया कि आप तो यार आप इस तरीके से डील कर रहे हो जैसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना एक मियर फॉर्मेलिटी है, और आपने एक शो कॉज नोटिस दिया और आपने कुछ मेल्स कन्वर्सेशन किया या टेलीफोन कॉल्स कन्वर्स किए, वो क्या हियरिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि कभी भी नहीं, आप इसके बावजूद भी आपको एक पर्सनल हियरिंग करना जरूरी है जिसमें आप ये बताएंगे कि आप इसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं और वो अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद ही आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर इस पर पिटीशन जो रिस्पोंडेंट है वो बोलता है कि सर हमारे को तो ये कंपल्शन है कि 60 डेज के अंदर इन एप्लीकेशंस को हमको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी रहता है, तो हाउ वुड वी डू दिस? तो उन्होंने कहा कि 60 डेज का टाइम जो है वो आपको एप्लीकेशन रिसीट होने के बाद का डेट है, जो कि कंप्लीट हो सारे रेस्पेक्ट में तब। तो अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए उनसे तो आपका वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा, और 60 डेज का टाइम जो है वो जब फर्निश कर देगा रिक्वायरमेंट उसके बाद से चालू होगा। तो तो आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीवियर है। अगर आपने उसे टाइम नहीं दिया और उसने उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी और रिफंड रिजेक्ट कर दिया और वो फिर से फ्रेश फाइल करने जाएगा, पता चला उसका जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो 2 इयर्स का वो लैप्स हो गया, तो वो तो रिफंड के अधिकार से वंचित रह जाएगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी है, और इसलिए ये जो रिजेक्शन है वो उन्होंने क्वैश कर दिया। और एक अच्छी चीज जो ये समझ में आई कि मेल्स एंड टेलीफोन्स किसी भी तरीके से एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते पर्सनल हियरिंग के, और जो टाइम है डिस्पोज ऑफ करने का वो एप्लीकेशंस को जब आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर देते हैं तब वो चालू होता है डिस्पोज करने का। ये इस केस में समझ में आया, बीए कंटिन्यूम इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट। आगे ई वे बिल से रिलेटेड एक अच्छा केस लॉ है जो रिसेंटली तेलंगाना से आया है, जो सेक्शन 129 से रिलेटेड है, और उसमें लिखा कि एक्सपायरी हो गया ई वे बिल तो 129 लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि किसी का कोई इरादा था, इंटेंशन था टैक्स इवेजन का। इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि डिलीवरी केवल 40 किलोमीटर की करनी थी पर रोड ब्लॉक था। इन्होंने बताया कि शाहीन बाग से रिलेटेड कोई जो कानून था उससे रिलेटेड कोई विरोध चल रहा था, जिससे रिलेटेड रोड ब्लॉक्स थे, व्हीकल फंस गए थे, 2 दिन तक व्हीकल उसी में फंसे रहे, और इसकी वजह से ये हुआ कि वो ई वे बिल बना भी नहीं पाया, मतलब एक्सटेंड भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे संडे था और इसी दौरान उनको जीएसटी अथॉरिटीज ने पकड़ लिया। अच्छा, अब और इसमें क्या हुआ कि वो एक्सटेंशन नहीं कर पाए 4 दिन का, हालांकि हम जानते हैं कि 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद तक ये एक्सटेंशन परमिसेबल है। पिटिशनर ने 2 बार
अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर रिस्पोंडेंट ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। रिस्पोंडेंट ने माल जब्त कर लिया और 16 दिन तक उसको अपने रिलेटिव के यहाँ पर स्टोर करके रखा। रिस्पोंडेंट के ऑटो रिक्शा को जिसमें वो माल जा रहा था उसने वहां पर कर लिया। फर्दर जिसने डिटेंशन किया था और जिसने ऑर्डर पास किया वो दोनों अथॉरिटी अलग अलग थी। इस केस में ऐसा भी हुआ। और रिस्पोंडेंट हर समय इस एफिडेविट पे अड़ा रहा कि इन्होंने इवेजन किया है, पर किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस पे तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है वो क्लियरली इलीगल है, जो एक्शन लिया आपने वो इलीगल है, आर्बिटरी है और आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जो इक्वालिटी ट्रीट करने के लिए बोलता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को इसका ध्यान दिया कि जब आपको दो बार पिटिशनर्स ने रिक्वेस्ट की कोई भी वो जस्टिफिकेशन देने की, आपने उसको कंसीडर नहीं किया। इनफैक्ट आपने जो ऑर्डर पास किया उसमें आपने लिख दिया कि पिटिशनर ने पेनल्टी जो है वो वॉलेंट्री पे की है, एग्री करके पे की है, जबकि वो उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। तो ये क्लियरली शो करता है कि आपने ये पावर्स जो है अपनी वो इलीगली यूज की है, आर्बिटरली यूज की है। और आपने जो उसकी जो ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी, इससे किसी भी तरीके का कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि इसने किसी प्रकार की कोई चोरी करने का प्रयास किया था। अगर आपके पास कोई प्रूफ था वो आपने सबमिट ही नहीं किया, ना आपने बताया हमको। इससे साबित होता है कि आपने अपनी पावर का अब्यूज किया है और जो भी टैक्स या पेनल्टी लगाई गई थी वो उसको रिफंड किया जाए। इनफैक्ट इस पे तो वो जो ऑफिसर था उसको भी कोर्ट ने चार्जेस इम्पोज किए कि वो भी डिस्पोज ऑफ किया जाएंगे। तो दिस इज अगेन वन गुड जजमेंट जो ई वे बिल केस के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली जहां ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो जाती है, रोड ब्रेकेज हो जाता है, जाम्स हो जाते हैं और ऐसे एक्सेप्शनल चीजें हो जाती है जहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है करना, और आपकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, तो यहाँ ये यूज हो सकता है। पर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि ये 100 यहाँ इस केस में डिस्कशन नहीं हुआ, पर मान लीजिए कि 129 नहीं लगता, तो क्या पर इस पे जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है कि जिसमें ई वे बिल एक्सपायर तो हो गया था आपका, आपने चोरी करने की कोशिश नहीं की, पर आपने कहीं ना कहीं एक सेक्शन का कंप्लायंस जो था वो नहीं किया, तो क्या उस पर आपको पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं उस सेक्शन में जाकर आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि उस सेक्शन में भी हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो 50,000 रुपए तक की बात हुई है और वो मैक्सिमम है, तो आपको एक कम डिस्क्रिप्शन कर कर उस पर कम पेनल्टी भी लगाकर आपको डिस्पोज ऑफ केस को किया जा सकता है। तो दिस इज ऑन एक्सपायरी ऑफ ई वे बिल। नेक्स्ट इज ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो अक्सर डिपार्टमेंटल ऑडिट्स में पॉइंट्स के तौर पर हमारे सामने आता है और हमको दिखता है कि ये इस पे कोई ना कोई इश्यूज डिपार्टमेंट बनाकर चलती है और अज्यूम करके चलती है ये, तो ये इस पॉइंट पे तो वो केस बनाएगी। तो इस पर एक बहुत अच्छा जजमेंट जो सर्विस टैक्स ईरा में आया है, अभी आया है ये जजमेंट, लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि जो प्रिजम्पशन ड्रॉ करके डिपार्टमेंट चलती है हमेशा उसी पॉइंट को नेगेट किया है ट्रिब्यूनल ने। क्या कहते हैं देखिए आप, असेसी साउथ ईस्टर्न एसईसीएल था जो कोल की माइनिंग और सेलिंग करता था। उनके कई सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें पेनल्टी के प्रावधान थे कि अगर कोई कंप्लायंस नहीं होता, ब्रीच होता है, तो उस पर पेनल्टी वसूली जाएगी। इस दौरान जो बायर ऑफ कोल थे, वेंडर्स थे, एसईसीएल ने उनसे कुछ पेनल्टी चार्ज की, ईएमडी फोरफिट किया और लिक्विडेटेड डैमेजेस कलेक्ट किया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो बोलती है कि नहीं, ये तो आपको जो आपने कलेक्ट किया है पेनल्टी ईएमडी फोरफिट करके या लिक्विडेटेड डैमेजेस करके, ये एक कंसिडरेशन है फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट। आपने कोई एक्ट को टॉलरेट किया है, आपने जो उन्होंने जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, तो आपने उस एक्ट को टॉलरेट किया है और आप इसीलिए आप वो एक डिक्लेयर्ड सर्विसेज का सेक्शन है, सेक्शन 66E, उसमें आप कवर हो जा रहे हैं और इसलिए आपको उस पर टैक्स पे करना है, सर्विस टैक्स पे करना है। ऐसा डिपार्टमेंट पहले समय से केस बना रहा है और अभी भी बनाते आ रहे हैं।
इस पे ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, दिल्ली ट्रिब्यूनल ने, उन्होंने कहा कि एज सच फॉर इन्वोकेशन ऑफ द सेट क्लॉज देयर हैज टू बी फर्स्ट कॉन्करेंस टू अज्यूम एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट व्हिच क्लियरली एब्सेंट इन द प्रेजेंट केस। बहुत सारे डिस्कशंस हो जाने के बाद कोर्ट ने ये बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे जो भी एक्ट होते हैं उसमें स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं ये एक्ट नहीं करूंगा या मैं ये एक्ट टॉलरेट करूंगा, तब जाकर उस पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। ऐसे ही किसी भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में जिसमें कोई पेनल्टी के प्रावधान है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान है, उस पर आप सर्विस टैक्स नहीं लगा सकते। उन्होंने लिखा ये बिल्कुल मिसिंग है, बोला उन्होंने इस केस में। दूसरा उन्होंने कहा कि इन द इंस्टेंट केस पेनल क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट वर इन द नेचर ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड। ये जो पेनल क्लॉज थे लिक्विडेटेड डैमेजेस के और पेनल्टी के, ये तो सेफ गार्ड करने के लिए रखा हुआ है कमर्शियल इंटरेस्ट को, इसका किसी भी तरीके से कोई सर्विस देने से कोई वास्ता नहीं है। फिर सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिस्कस हुआ। सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड है। तो डिपार्टमेंट ये व्यू लेती है कि क्योंकि ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो ये उसका अधिकार बन जाता है सामने वाले का, किसका, एसईसीएल का अधिकार बन गया एज एन कॉम्पनसेशन कलेक्ट करने का, इसलिए ये एक तरीके से सर्विस है और इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको भी ट्रिब्यूनल ने खारिज किया बोलकर कि सेक्शन 74 इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई ब्रीच होता है तो कितना कॉम्पनसेशन देना है ये पहले से उसमें मेंशन रहे, या पहले से क्वांटिफिकेशन करने की स्थिति हो, इस पे कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए वो उस पर जाता है। ये सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एप्लीकेबल होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, इसका किसी भी तरीके से कोई टॉलरेंस और रिफ्रेन वाले से कोई लेना देना नहीं है। और इसी सारे डिस्कशंस को देखकर ये व्यू लिया गया कि इस पे किसी भी तरीके का कोई भी फोरफीचर जो हुआ या लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव हुआ वो कंसिडरेशन नहीं है, टॉलरेटिंग ऑन एक्ट नहीं है, और इस पे किसी प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं आता। अब इसको अगर आप लिंक करेंगे तो जीएसटी में भी बिल्कुल ये एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि एलडी के चार्जेस कलेक्ट होते हैं, सेम यहाँ पर भी हो रहे हैं, उस पर भी डिपार्टमेंट व्यू लेता है कि ये तो टैक्सेबल है, आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि शेड्यूल 2 की एंट्रीज भी बहुत क्लियर है कि इसमें सर्विस एलिमेंट होना चाहिए, पहले सप्लाई पोर्शन होना चाहिए। जबकि अब जो लॉ है, पहले तो देखिए सर्विस टैक्स के लॉ में इसको डिक्लेयर्ड सर्विसेज बोला गया था, डिक्लेयर्ड सर्विसेज बोला गया था। अब तो जीएसटी लॉ में एटलीस्ट पहले सेक्शन 7 में सप्लाई होना चाहिए, ये सेक्शन 7 में ही नहीं आएगा। डिपार्टमेंट हमेशा ये भी बना के चलता है कि अरे वो तो शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, उसमें लिखा है कि टॉलरेटिंग एक्ट जो है वो सर्विस में कवर है। अरे सेक्शन शेड्यूल 2 में जाने से पहले आपको सेक्शन 7 सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और सेक्शन 7 से होते हुए ही आप शेड्यूल 2 में जा सकते हैं। पर डिपार्टमेंट अक्सर जीएसटी में भी डायरेक्टली शेड्यूल 2 में जंप कर रहा है, और मुझे लगता है कि अपन ऐसे सब जजमेंट्स कोट कर आसानी से छुड़वा सकते हैं अगर ऐसा कोई पॉइंट आपका बन रहा है ऑडिट वगैरह में या फिर शोकॉज वगैरह में लिक्विडेटेड डैमेजेस से रिलेटेड। देन लास्ट केस लॉ जो आज अपना डिस्कशन का है वो है नॉन रिकवरी एट द टाइम ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन। गुजरात से आया हुआ है, ये एक बहुत फेवरेबल और अच्छा जजमेंट है जिसमें लिखा है जिसमें सीधा तौर पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सर एक छोटी सी क्वेरी, एक्सक्यूज मी सर, एक छोटी सी क्वेरी थी, लास्ट वाले पेज में जाएंगे प्लीज जी। ये जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का केस था सर, इसी टाइप का एक केस जो है सिमिलर काइंड ऑफ केस, उसमें ये हुआ है सर कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है और वो ये भी कंटेन करता है कि उसके अंदर इंटरेस्ट भी है सर, काफी लंबा चौड़ा अमाउंट है, ऑलमोस्ट मोर देन 2 करोड़ का। अब उसमें जो कॉम्पनसेशन की राशि है सर वो 70 लाख रुपए करीब है और 1 करोड़ 30 लाख रुपए, क्योंकि वो 1994 में जब सर्विस टैक्स रिजीम था सर उसके भी पहले का कॉन्ट्रैक्ट है और वो इसके साथ ही है, मतलब कोलफील्ड्स के साथ। अब वो कुछ भी उनमें आपस में डिस्प्यूट हुआ पार्टी में एज ए कॉन्ट्रैक्टर और कोलफील्ड्स में एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बात को लेके वो मैटर आर्बिट्रेशन में गया और वहां उनको अवार्ड हुआ। अब उस अवार्ड के अगेंस्ट में पार्टी ने कोलफील्ड्स ने अपील कर दी और उस अपील को जो है हमने करीब करीब 17 सालों तक 18 सालों तक उसको फाइट किया। अल्टीमेट कोर्ट है उन्होंने ये
अवार्ड कर दिया कि जो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था डे, 2003 के हिसाब से उसके ऊपर में कॉम्पनसेशन मिला। इन दैट केस आप इसको किस ढंग से लेंगे कि हमारे ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे आनी चाहिए? बिकॉज जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन की सर सर्विस टैक्स भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1989 सर, ये तो ब्रीच ऑफ 80 कॉन्ट्रैक्ट का ये केस था और वो फिर 94 में सर्विस टैक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस सर कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम हमसे करवाया और उसके पैसे नहीं देने चाहे, तो हमने जो है उसके लिए उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था, तो हम आर्बिट्रेशन में गए और हमको हमारे फेवर में ही दिया कि भाई ये तो आप अलग काम करा रहे हैं, तो आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो कोलफील्ड्स ने कहा कि हम पे तो कर देंगे लेकिन कितना क्या पे करेंगे, उसको लेके डिस्प्यूट था। तो फिर उन्होंने जो है आर्बिट्रेशन को फाइट किया, हमने भी फाइट किया और फाइट कर 2003 आ गया, इसमें सर्विस टैक्स रिजीम भी जीएसटी रिजीम भी आ गया सर, क्योंकि 2003 के आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट कोलफील्ड्स ने हमारे अगेंस्ट वो कर दिया कि भाई हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो वो कोर्ट में चैलेंज होते होते सर सुप्रीम कोर्ट तक गई मैटर और सुप्रीम से हमको वो अवार्ड हो गया कि जो 2003 में आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड किया था दैट वाज परफेक्टली फाइन, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं। और आज करीब वो सर 2 करोड़ 13 लाख का अमाउंट बनता है, उसमें करीब करीब 1.25 करोड़ तो इंटरेस्ट का ही अमाउंट है। अब इंटरेस्ट पे हमको कायदे से एग्जम्पशन मिलनी चाहिए सर। करेक्ट 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 करेक्ट। Sir, I will restrict my view towards only GST and service tax. अब आप देखिए सर कि नहीं सर, इसमें जीएसटी ही मांग रहे हैं वो, जीएसटी मांग रहे हैं, इसमें जीएसटी ही मांग रहे हैं वो, ये कह के कि भाई ये पैसा आपको मिल रहा है तो हम इसको सर्विस मानेंगे क्योंकि ये आपको कंपनसेशन मिला है। करेक्ट 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 करेक्ट। और वही टॉलरेटिंग एन एक्ट बोल रहे होंगे सर, क्यों? सही है कि नहीं सर? वही सेम लाइन यूज कर रहे हैं, जबकि टॉलरेटिंग एन एक्ट नहीं है। जब आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए कि सर ये टॉलरेटिंग ऑफ एक्ट आप लाए कहाँ से, तो बोलेगा वो शेड्यूल 2 में लिखा है आपका। फिर शेड्यूल 2 का जो सबसेक्शन लिंक करता है शेड्यूल 2 को, उसमें लिखा है कि इफ इट इज एन अ सप्लाई देन टू डिसाइड वेदर इट्स अ गुड्स और सर्विसेज यू नीड टू गो टू द शेड्यूल 2। इट इज ओनली व्हेन इट इज अ सप्लाई। तो सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई की परिभाषा में आता है और सेक्शन 7 जो है वो ये कहता है कि कोई रेसिप्रोकल जब तक कोई एक्टिविटी ना हो, यानी मैं आपके लिए कुछ करूं और आप मेरे लिए कुछ करें और मैं आपको कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करूं जिसका कोई कंसिडरेशन हो, तब जाकर मैं उसमें आता हूं। और ऐसे सिचुएशंस में ही ये शेड्यूल 2 की एक्टिविटी कुछ रिलेवेंस रखती है। और जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट तो कभी भी एक सेपरेट सप्लाई हो ही नहीं सकती। इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर सेक्शन 15 वैल्यूएशन का पार्ट है। तो अगर आपकी मेन सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो आपका कैसे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है? अगर मेरी मेन सप्लाई टैक्सेबल है और बाद में मान लीजिए कि मुझे डिले पेमेंट के लिए मेन सप्लाई की वजह से मुझे वो कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, डिले के लिए वो इंटरेस्ट या पेनल्टी या डैमेजेस किसी भी नाम से, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी मेन सप्लाई जिसके लिए वो मिला था वो मेरी टैक्सेबल थी। बट आप जो केस बता रहे हैं वो तो इतने अर्ली टाइम का है कि वो तो जीएसटी के पहले, सर्विस टैक्स के पहले, और उसमें अंडरलाइन सप्लाई किसी भी तरीके से उसका पार्ट ही नहीं था। तो फॉल्स क्लेम है सर। फिर अब ऐसा लगता है मेरे को आपको इसको छुड़वाने के लिए भी आपको दूर तक जाना पड़ेगा। ये फॉल्स, आई थिंक आप इसको सर फाइट कर देंगे, बहुत अच्छा केस है, इजीली ये निकल आएगा सर। ये तो आपको अभी ये किस लेवल पे, शो कॉज स्टेज पे ही होगा सर ये तो? बिल्कुल सर, इसी स्टेज पे है। हाँ, बस ये निकल आएगा सर। आप इसको थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, किसी हायर लेवल अथॉरिटी के पास ये केसेस वगैरह लेकर जाएंगे ना, तो आई सी वेरी फेवरेबल। और आप जैसा केस बोल रहे हैं ना, ऐसा ही एक केस मुझे याद आ रहा है केएन फूड्स के लिमिटेड के केस में। केएन फूड्स और पार्ले जी के बीच में आपस में विवाद था, इस पे भी ऐसा ही कुछ एक कॉम्पनसेशन दिया गया था, ब्रीच ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसको डिपार्टमेंट ने बोला हम तो इस पे सर्विस टैक्स लगाएंगे, इट इज अ टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट। तो उसमें भी फेवरेबल रूलिंग्स आई थी सर। आप ये केस भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टाइप के उसके फैक्ट थे, सिमिलर भी। अच्छा केस है सर ये फाइट केएनएल एक्सट्रैक्शन का है सर ये केस जी। केएनएल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड, ओ नहीं, केएन फूड का जो मैंने आपको कोट किया, केएन फूड का
अच्छा अच्छा, केएम फूड, ओके हाँ, सर, मैं इसका मैं चेक साइटेशन भी करता आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर जी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं भूमि एसोसिएट्स पे आ गया था। भूमि एसोसिएट्स पे गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआईसी को और चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट को स्पेसिफिकली बोला कि आप एक डायरेक्शंस इशू करिए, गाइडलाइन इशू करिए कि किसी भी तरीके की कोई रिकवरी जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्च या इन्वेस्टिगेशन कैश, ई पेमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स पे नहीं होगी, जो सेक्शन 67 में इन्वोक की गई है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके का प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाता है जब भी कोई सर्च या सर्वे या इन्वेस्टिगेशन होता है सेक्शन 67 पे, तो आपको प्रेशर बनाकर रिकवरी की जाती है। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप डायरेक्शन इशू करो और उसमें लिखो आप कि किसी भी तरीके की रिकवरी एट द टाइम ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर रिकवरी करनी भी है, वॉलंटरी पेमेंट करता भी है, तो इसको बोलो कि DRC 03 जो है वो एंड होने, सर्च खत्म होने के बाद वो करे, जब वो प्रेमाइसेस से ऑफिसर वगैरह चले जाए उसके बाद करे। अब ये कंडीशन प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि DRC 03 होगा तब ऑफिसर जाएंगे या सर्च खत्म होगा, कंक्लूड होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने लिखा कि ऐसी सुविधा भी आप दो टैक्स पेयर्स को कि अगर सर्च खत्म होने के बाद उसके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर बनाया जा रहा हो तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सर्च प्रोसीडिंग वो कंप्लेंट फाइल कर सके और अपनी ग्रीवियंस रिसीव कर सके। और ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जो ये करते हुए पाए गए, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन पाया जाए, जिनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट या ग्रीवेंसेस रिपोर्ट होती है इस नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड। सर आप वॉइस नहीं आ है। एक सेकेंड सर, मेरी वॉइस मिस हो रही थी। आपकी क्या मेरी वॉइस अभी क्लियर है सर? यस सर। ओके ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो कि भूमि एसोसिएट्स ने गुजरात हाई कोर्ट ने जो भूमि एसोसिएट्स के केस में दी थी। लुक्स लाइक कि ये बहुत अच्छी गाइडलाइन थी, पर इसका पालन डिपार्टमेंट करेगा नहीं करेगा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं जिस तरीके से सर्च और सर्वेज आजकल हो रहे हैं उसमें कितना प्रेशर एंटिटी के ऊपर बनाया जाता है कि ये एक प्री कंडीशन दी जाती है कि ये एक प्री कंडीशन दी जा रही है कि आप टैक्स पे करोगे